वेलकम। क्या हाल-चाल है दोस्तों? क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो ठीक-ठाक आ रही है? ज़रा मुझे जल्दी से बताइए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करिए। अ, ताकि हम अपने आज के इस सेशन को स्टार्ट कर सकें। जल्दी बताइए और ज़रा क्विकली चैट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिख दीजिए, ताकि हम सभी लोग आपको आज के सेशन को हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर सकें। ज़रा जल्दी से चैट पे लिख दीजिए कि क्या मेरी ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात जो ये है, पहले तो बेटा लाइक कर दो और अपना नाम और सिटी का नाम क्विकली चैट पे लिख दो। चलिए जी। अखिलेश, बीच में एक दिन मेरे ख्याल से हमने क्लास नहीं ली है और अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। ज़रा जल्दी से लाइक रेशियो को 100% कर दीजिए, ताकि मैं भी प्रसन्न हो जाऊं। हाँ, अब की बार 80 पार, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब की बार कॉस्टिंग में 80 पार करने ही करने हैं सभी को। ज़रा ध्यान दीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चों के नाम मैं देख पा रहा हूँ। और मुझे एक बारी ज़रा ये बताओ, ऑडियो ओके या नॉट ओके? एक बारी ज़रा चैट में लिख दो, ऑडियो ओके नॉट ओके। चलिए जी। अक्षिता, अमर, टोनी, विजय, मयंक, ऊजा, प्रणव, सिद्धांत, आकांक्षा, विदिशा, अर्पिता, निशांत, पूनम, सृष्टि, सीएन, प्लग्ड, टोनी, ओझा जी, सागर राज, अमित, सृष्टि, ईशान, ओके और नॉट ओके। चलिए, ज़रा लाइक रेशियो को भी एक बार 100% कर दीजिए। मैं भी ज़रा रीलोड करके देख लूँ कि कहीं मेरे एंड से ही कम तो नहीं आ रहा। नहीं, लाइक रेशियो अभी तक 100% नहीं पहुंची है, यानी पापी बच्चे भी बैच में बैठे हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है, पापी नहीं बनना है। अगर यूट्यूब पे वीडियो देखने आते हैं तो लाइक साथ लेकर आते हैं ज़रूर। आइए जी, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज एक धुरंधर चैप्टर को, एक भयंकर चैप्टर को, जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और आज का सेशन अच्छे से अटेंड करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो इस चैप्टर के छांट कर मैंने, जो धुरंधर क्वेश्चन है ना, जिनसे मुझे लगता है कि रिवीजन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, मैंने वो सिलेक्ट किए हैं। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अमित कहते हैं कि आपका बूस्टर बैच ज्वाइन किया था मैंने जनवरी 25 में, और 50 में से एफएम में 42 मार्क्स आए हैं। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं इतना प्रसन्न होता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ इन बैचेस से, बूस्टर बैचेस से और ब्रह्मास्त्र जैसे बैचेस से, या मास्टर क्लास बैच जो मैं लाता हूँ, इनसे ही बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इससे हमारी मेहनत जो है वो सफल हो जाती है। एक काम आप सभी को करना है कि अभी भी मेरे को नहीं दिख रहा, बहुत सारे बच्चों ने अपना नाम और सिटी का नाम चैट में लिखा हो, अभी भी कंप्लीट बच्चों ने नहीं लिखा है, ना ही लाइक किया है। ये पाप है, ये सरासर पाप है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इधर-उधर की बातचीत नहीं करते हैं। इन पापियों को थोड़ा सा समय और दे देते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपना नाम और सिटी का नाम लिख दीजिए। एंड आई नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी। आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिस्पॉन्ड। ठीक है ना? आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज जो दोस्तों टॉपिक हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, उसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।
जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़रूर श्योर चैप्टर्स में से एक है। कॉस्टिंग के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन इस चैप्टर का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है और ये लाइफ में भी आपके आगे बहुत काम आने वाला है। आइए हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक वर्ड यूज़ होता है जिसे बोलते हैं बजटेड लेवल। बजटेड लेवल का मतलब होता है जितने लेवल पे हम इनिशियली हमने कैलकुलेट की होती है। यानी बजटेड लेवल, जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ मिठाई का, तो बजटेड लेवल वो लेवल है जितने पे हमने प्लान किया था कि हम, जैसे मान लो शर्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, हमने पहले प्लान किया था कि हम अपनी फैक्ट्री में 1000 शर्ट्स बनाएंगे, तो ये हमारा बजट है। अब 1000 शर्ट्स के लिए हम लिखेंगे कि हमें कितना क्लॉथ चाहिए, यानी कितना कपड़ा की ज़रूरत है ना, और कितने थ्रेड की ज़रूरत है, कितने आप ये मान लो कि साथ ही साथ और क्या बटन चाहिए होंगे हमें अगर शर्ट बनानी है, थ्रेड कितने चाहिए, बटन कितने चाहिए, हमें इन सब की पता होगी इन्फॉर्मेशन। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि बजटेड इन्फॉर्मेशन है 1000 यूनिट्स की, बजटेड इन्फॉर्मेशन है 1000 यूनिट्स की, यानी अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 1000 शर्ट्स बनानी है, तो 1000 शर्ट्स बनाने के लिए मुझे कितना कपड़ा चाहिए? मान लो कि 1000 मीटर कपड़ा चाहिए, मान लो कि 2000 थ्रेड चाहिए, मान लो कि 8000 बटन चाहिए, मान लो एक शर्ट पे 8 बटन लगते हैं तो 8000। ये बजट है। बजट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा लेवल जिस पे कि डेटा गिवन हो। अब ये और एक्चुअल मैच नहीं करते हैं ज़्यादातर, तभी इन दोनों को कंपेयर करके वेरिएंसेस नहीं डिराइव की जा सकती। बेटा, वेरिएंस आप तभी निकाल सकते हो जब, अगर मैं ये कहूँ कि अगर एक्चुअल को जिससे कंपेयर कर रहे हो वो उतने ही यूनिट्स हो जितने एक्चुअल में है, यानी इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 8000 यूनिट की अगर हमने बनाए हैं 800 शर्ट्स, लेकिन हमने प्लान किए थे 1000 शर्ट्स, यानी हमारा प्लान यानी हमारा बजट था कि हम 1000 शर्ट्स बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में हमने 800 शर्ट्स बनाए। तो क्या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? द आंसर इज नो, इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आप गलत कैलकुलेशंस कर रहे हो। आप 1000 के बजट को 800 के एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हो, यानी आपने सोचा था कि 1000 शर्ट बनाओगे, तो 1000 शर्ट्स के खर्चे को आप 800 शर्ट्स के खर्चे से कंपेयर नहीं कर सकते हो। ये गलत कंपैरिजन है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले बजटेड से स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल मतलब हमें अपने बजट को दोबारा बनाना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का मतलब है कि हमें अपने बजट को दोबारा बनाना पड़ेगा। जो बजट हमने सोचा था 1000 यूनिट का, हमें उसे 800 यूनिट्स का बजट बनाना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। नाम ही है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, यानी जितनी एक्चुअल क्वांटिटी है उसके हिसाब से अगर हम बजट को रीड्रॉ करते हैं तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। यानी व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल अगर मैं आपसे पूछूं, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का मतलब है कि अगर हम बजट को दोबारा ड्रॉ करते हैं एक्चुअल यूनिट्स के एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से, तो अब देखो ये कैसे होगा। हमने सोचा था कि हम 1000 कपड़ा लगाएंगे, 1000 मीटर, अगर 1000 शर्ट्स बनाएंगे, तो एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा हुआ? इसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लिए? देखिए, बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। मतलब बजटेड इनपुट अप, देखो कपड़ा कैसे निकलेगा, मेरी बातों को समझो। कपड़े के लिए हम लिखेंगे 1000 मीटर कपड़ा, जब 1000 शर्ट्स बननी थी इनटू 800, तो इसका आंसर आ जाएगा 800 मीटर कपड़ा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ थ्रेड के बारे में, तो आप थ्रेड के बारे में बोलोगे कि 2000 थ्रेड चाहिए होते जब 1000 बजट किया था। तो बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट, फॉर्मूला बताओ बेटा। बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 800। तो हमें को धागे कितने चाहिए थे? 1600 थ्रेड चाहिए थे। बटन की अगर हम बात करें तो 8000 बटन, जब 1000 शर्ट्स बनानी थी, लेकिन हमने तो 800 ही बनाई है, तो 6400 बटन। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई? यानी हमें इन्हें कंपेयर करना होगा, हमें इससे लेना चाहिए। मतलब हम कैलकुलेशन में अब बजटेड को यूज़ नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल में से वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। किस में से वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे? जल्दी बताओ। हम स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल में से वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, ना कि बजटेड को। बजटेड डेटा क्यों गिवन होता है? बजटेड डेटा इसलिए गिवन होता है ताकि उससे स्टैंडर्ड निकल सके। रिपीट करो एक बार ज़रा, सब लोग चैट पे ये बात बताओ। बजटेड डेटा अगर गिवन भी होगा तो क्यों गिवन होगा? ताकि उससे स्टैंडर्ड बना सके। अच्छा, क्या अगर कोई बच्चा बजटेड नहीं बनाता तो वो सॉल्व नहीं कर सकता? तब भी वो सॉल्व कर सकता है। यानी आईसीआई तो अपने ज़्यादातर आंसर में सिर्फ यही दोनों टेबल बनाता है,
ये वाला टेबल बनाता ही नहीं है, वो तो बजटेड का टेबल ही नहीं बनाते। तो बजटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, बजटेड ऐसा नहीं है कि बिना बजटेड के क्वेश्चन नहीं होगा, बिना बजटेड के भी क्वेश्चन हो जाएगा, आप बजटेड को इग्नोर कर सकते हो। क्या मेरी बातें यहाँ तक की समझ आ गई? यही बात इधर लिखी है। बजटेड का मतलब ओरिजिनल प्लान लेवल, एक्चुअल मतलब जो असली में बनाया है, और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल मतलब अगर हम बजट को दोबारा बनाएं, यही बात इधर लिखी है, अगर हम बजट को दोबारा बनाएं एक्चुअल की यूनिट्स के हिसाब से तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। और ये हो गया स्टैंड फॉर एक्चुअल का फॉर्मूला। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं मेन 5 फार्मूलाज। अब ये जो 5 फार्मूलाज हैं इनके लिए एक चीज़ आपको पहले और जाननी चाहिए, RSQ किसे कहते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं। देखिए RSQ का मतलब होता है कि इसी के आगे हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, यानी इसी के आगे हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आप मुझसे पूछोगे ये क्या क्वांटिटी है? देखो, जो हमने टोटल एक्चुअल खरीदा है ना, जितना भी टोटल एक्चुअल यूनिट्स खरीदे होंगे, ठीक है ना, अगर हम इसे जो टोटल एक्चुअल को, बोलो मेरे साथ, अगर टोटल एक्चुअल को आप स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो, स्टैंडर्ड की रेशियो में बांट दो, या फिर बजटेड की रेशियो में बांट दो, क्योंकि बजटेड की और स्टैंडर्ड की रेशियो सेम होती है। जैसे इसकी रेशियो है मान लो 1:2:8, तो इसकी रेशियो भी 1:2:8 ही होगी हमेशा। तो आप अगर टोटल एक्चुअल को स्टैंडर्ड की रेशियो में बांट दो या फिर टोटल एक्चुअल को बजटेड की रेशियो में बांट दो, तो जो आंसर आएगा वो RSQ कहलाएगा। RSQ का मतलब है कि हमने जितना एक्चुअली सामान खरीदा है, दोबारा बोलो, जितना हमने एक्चुअली सामान खरीदा है उसको अगर हम सही रेशियो में खरीदते तो कितना खरीदते। बोलना ये लाइन एक बार बोलो मेरे साथ साथ, जहां भी बैठे हो बोलो एक बारी, कि हमने जितना एक्चुअल क्वांटिटी खरीदी है, अगर ये टोटल एक्चुअल जो हमने क्वांटिटी खरीदी है या यूज़ करी है, अगर इसे हम सही रेशियो में यूज़ कर लेते, अगर हम इसे सही रेशियो में यूज़ करते तो कितना कितना यूज़ करते, इसे बोलते हैं RSQ। तो RSQ का फॉर्मूला क्या होता है? RSQ का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल स्टैंडर्ड अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका फॉर्मूला ये होगा कि ये इंडिविजुअल स्टैंडर्ड है और मान लो ये टोटल स्टैंडर्ड है, ठीक है जी, मान लो टोटल स्टैंडर्ड है 8800, और मान लो यहाँ पे है लेट अस से 6000, चलो हमने टोटल एक्चुअल 6000 यूज़ किया है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, या चलो और बढ़ा देते हैं क्योंकि यूजुअली टोटल एक्चुअल बढ़कर आता है, मान लो ये 9600 है। अब ठीक है, देखो अब मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, बताना। ये है टोटल एक्चुअल, ये एक्चुअल है ना, तो ये हुआ टोटल एक्चुअल, ये हुआ टोटल स्टैंडर्ड, और ये हुए इंडिविजुअल स्टैंडर्ड। ये क्या हुए? इंडिविजुअल स्टैंडर्ड। ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, ये टोटल स्टैंडर्ड है, ये टोटल एक्चुअल है। अब आपको इसे बांटना है इसकी रेशियो में, रिपीट करो, इसे यानी टोटल एक्चुअल को बांटना है स्टैंडर्ड की रेशियो में। ये एक बार अगर अच्छे से समझ आ गया तो ये हर सारी रेशियोज में काम आ जाएगा, मतलब सारी वेरिएंसेस में काम आ जाएगा, इसलिए एक बार ढंग से पढ़ लो। टोटल एक्चुअल को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटो, तो कैसे बांटोगे आप? पता है क्या करोगे आप? ये लिखोगे, देखो इसे निकालने के लिए यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ, टोटल स्टैंड इंडिविजुअल स्टैंडर्ड अपॉन टोटल स्टैंडर्ड, ये रेशियो आ गई, यानी इंडिविजुअल स्टैंडर्ड अपॉन टोटल स्टैंडर्ड, ये भी रेशियो आ गई। मैंने क्या कहा था? उसकी रेशियो में बांटना है, तो ये रेशियो पहले निकालो, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड अपॉन टोटल, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड अपॉन टोटल, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड अपॉन टोटल, ये रेशियो आ गई। अब इस रेशियो में 9600 को बांट दो, इस रेशियो में एक्चुअल को बांट दो, टोटल एक्चुअल को, बस इसे बांट दो, और जो आपके आंसर्स आएंगे वो आपके RSQ होंगे। वो क्या क्या कहलाएंगे? वो RSQ कहलाएंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहलाएंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? देखिए मैं दोबारा बोल देता हूं, यानी जब आप टोटल ऑफ एक्चुअल को, टोटल ऑफ एक्चुअल को अगर सही रेशियो में खरीदते, स्टैंडर्ड की रेशियो में खरीदते या बजटेड की रेशियो में खरीदते, तो कितने कितने यूनिट्स आते, उसे कहा जाता है, जो कि हम बोलते हैं RSH, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। आर्स या रिवाइज, लेबर के केस में RSH हो जाएगा, मटेरियल के केस में RSQ हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहां तक की बातें समझ आ गई मैंने क्या कहा? इतनी बातें क्लियर हैं आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए फॉर्मूलाज पढ़ने स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं? मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड। चलिए मैं एक बारी ना इन सभी फॉर्मूलाज को आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि लिखोगे ना अपने हाथ से तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आइए देखिए जी, पहला फॉर्मूला है मटेरियल की कॉस्ट वेरिएंस का।
देखिए बेटे, कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि पूरी कॉस्ट देखेंगे। तो उसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये कैसे आती है, ये आती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। ये फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना। साउथ अफ्रीका, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कहाँ जाना है आपने, साउथ अफ्रीका, है ना। यानी SA, यानी पहले स्टैंडर्ड आएगा फिर एक्चुअल आएगा, याद रखोगे साउथ अफ्रीका। यानी पहले हमेशा स्टैंडर्ड आएगा फिर हमेशा एक्चुअल आएगा, तो S पहले आएगा A बाद में आएगा, तो साउथ अफ्रीका, ये बात याद रहेगी। यानी पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी और इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, इससे आएगी कॉस्ट वेरिएंस। आई होप आपको कॉस्ट वेरिएंस समझ आ गई मैंने क्या कहा। आपने कहा जी हाँ। तो देखो कॉस्ट वेरिएंस क्या बताती है, कॉस्ट वेरिएंस बताती है टोटल मिलाकर कितना खर्चा हो रहा है, टोटल मिला के खर्चे में कितना अंतर आ रहा है। मतलब हमने कितना खर्चा प्लान किया था और एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, तो कितना खर्चा ज़्यादा हुआ। ये मेरी बातों को और सुनो, अगर इसका खर्चा पॉजिटिव आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं फेवरेबल, और अगर इसका खर्चा नेगेटिव आ जाता है तो इसे बोलते हैं एडवर्स। एडवर्स मतलब बुरा हुआ, एडवर्स मतलब बुरा हुआ, फेवरेबल मतलब फ़ायदा हुआ। ये हो गया हमारा कॉस्ट वेरिएंस। अब एक होता है जिसे हम बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का मतलब इसे कभी कभी लेबर के केस में रेट वेरिएंस भी कह दिया जाता है। प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस मतलब दाम में कितना अंतर आया। देखो मेरी बात को समझो, दाम में कितना अंतर आया। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये परचेज मैनेजर की गलती होती है। परचेज मैनेजर की गलती क्यों, क्योंकि परचेज करना किसकी गलती है, परचेज ज़्यादा प्राइस पे कर लेना, प्राइस महंगा कर देना, परचेज मैनेजर की गलती है। तो यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड रेट यानी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल रेट यानी एक्चुअल प्राइस। वही साउथ अफ्रीका वाली बात हो गई ना, साउथ अफ्रीका, है ना। और अब जब कभी भी क्वांटिटी अकेले आनी है, क्योंकि रेट्स तो दोनों के आ गए, अब यहाँ क्वांटिटी अकेले आनी है, जब भी क्वांटिटी अकेले आनी है तो एक्चुअल वाली आएगी। बोलो मेरे साथ, ये बात लिख के बताओ मुझे चैट में, जब भी क्वांटिटी अकेले आनी है एक्चुअल वाली आएगी। ठीक है जी। फिर आएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसे कई बारी लोग क्वांटिटी वेरिएंस भी बोल देते हैं, यूजेज वेरिएंस बोलते हो या क्वांटिटी वेरिएंस बोलो, एक ही बात है। देखिए ये क्या होगा, अब वही साउथ अफ्रीका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि हम क्वांटिटी वेरिएंस निकाल रहे हैं, इनटू जब भी रेट अकेले आना है स्टैंडर्ड ही आएगा, जब भी रेट अकेले आना है स्टैंडर्ड ही आएगा। ठीक है जी। चौथा फॉर्मूला मटेरियल मिक्स वेरिएंस। देखिए बेटा, मिक्स वेरिएंस मैंने कई बार बता रखा है, ऐसे याद कर सकते हो, मिक्स रस। मैं कई बार याद कराता हूँ बच्चों को, मिक्स फ्रूट जूस आता है ना, जैसे आपको पता है ना मिक्स वाला जूस आता है, तो हम बोलते हैं RAS, रस, मिक्स रस, यानी मिक्स फ्रूट वाला रस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी R, एक्चुअल क्वांटिटी यानी A, इनटू स्टैंडर्ड रेट यानी S। तो यानी यहाँ पे क्योंकि मिक्स वेरिएंस निकालनी है, तो रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट। और रिवाइज कैसे आता है ये मैंने आपको सिखाई दिया था, जब आप टोटल एक्चुअल को, ये मैंने सिखाई दिया था कि जब आप टोटल एक्चुअल को स्टैंडर्ड रेशियो में बांट देते हो तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटीज आ जाती हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रिवाइज माइनस एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये मिक्स वेरिएंस है। और पांचवी बात, मिक्स की यील्ड वेरिएंस, मटेरियल की यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस मतलब आउटपुट पे कितना फर्क पड़ गया। अब उसमें क्या होगा, बचा हुआ फॉर्मूला। तो यानी अगर आप यूजेज वेरिएंस में से देखो तो AQ तो यहाँ यूज हो गया था माइनस होके, अब यहाँ पे SQ पहले आ जाएगा, SQ माइनस RSQ इनटू स्टैंडर्ड रेट। इसे भी याद करा देता हूँ मैं कि ये याद कैसे करना है ना। देखो मेरी बातों को समझो, इसे याद करने का तरीका क्या है कि जो आपके पास, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नोट्स में है, चिंता मत करो, कि जो आपके पास मटेरियल की यूजेज वेरिएंस है वो कैसे आती है, वो आती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के गैप से। ये आपकी यूजेज वेरिएंस है, इन दोनों के बीच में यूजेज वेरिएंस आती है ना। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं RSQ आ जाता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो आप एक बात को समझिए, RSQ माइनस AQ, इन दोनों का जो गैप है ये मिक्स वेरिएंस है, और इन दोनों का जो गैप है ये यील्ड वेरिएंस है। मतलब सर ये कि इन दोनों के बीच का गैप यील्ड वेरिएंस है और इन दोनों के बीच का गैप मिक्स वेरिएंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस को ऐड करके यूजेज वेरिएंस आता है। रिपीट करना ये बात, ठीक है जी। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस को अगर आप ऐड कर देते हो तो यूजेज वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का गैप। यही फॉर्मूला है ना, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का जो गैप है वो यूजेज वेरिएंस है। तो इन दोनों का जब गैप करोगे तो यूजेज वेरिएंस आएगी।
और जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी और RSQ का गैप करोगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और RSQ का गैप, तो यील्ड वेरिएंस आएगी। और जब आप RSQ और एक्चुअल क्वांटिटी का गैप करोगे, RSQ और एक्चुअल क्वांटिटी का गैप, तो वो मिक्स वेरिएंस आएगी। तो मिक्स प्लस यील्ड ऐड करके यूजेज आता है। रिपीट करो मैंने क्या कहा, मिक्स प्लस यील्ड को ऐड करने से यूजेज वेरिएंस आती है। इस तरीके से यूजेज वेरिएंस तक आप पहुंच सकते हो। समझ गए आप? तो ये हमारे पांचों फॉर्मूलाज हो गए। अब ये डायग्राम भी आई होप आपको समझ आ गया मैंने क्या कहा। देखिए, अगर आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो क्वांटिटी वेरिएंस आती है, और अगर आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी और RSQ के बीच में गैप देखते हैं तो यील्ड वेरिएंस आती है, और RSQ और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच में गैप देखते हैं तो मिक्स वेरिएंस आती है। अच्छा, ये तो बात समझ आ गई सर अगर इन सबको वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई कैसे करते हैं? इस तरीके से देखिए, अगर आप कभी मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस के आंसर को ऐड करेंगे तो आपके पास यूजेज वेरिएंस का आंसर आना चाहिए। मतलब अगर एग्जांपल लो ये 200 है और ये 300 है, तो यानी ये 500 आना चाहिए। और अगर ये 700 है तो 500 प्लस 700 ये 1200 आना चाहिए। मतलब इन दोनों को ऐड करके यूजेज वेरिएंस और इन दोनों को ऐड करके कॉस्ट वेरिएंस। ये भी याद रखना। आपको मेरी बातें समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी कॉस्ट वेरिएंस किस किस को ऐड करके वेरीफाई होगा? वेरीफाई करने का तरीका बताओ। वेरीफाई करने का तरीका है कि यील्ड और मिक्स को ऐड करो तो यूजेज वेरिएंस के बराबर आ रहा होना चाहिए, तब आपको पता लग जाता है आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। आप अपना आंसर रीचेक कर सकते हो। और अगर आप प्राइस और यूजेज को ऐड करते हो, प्राइस और यूजेज को ऐड करते हो तो आपके पास कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगी। ये भी एक बढ़िया तरीका है कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेने का। क्या मेरी बातें आपको समझ आई? इन दोनों को ऐड करो तो यूजेज वेरिएंस और इन दोनों को ऐड करो तो कॉस्ट वेरिएंस। क्या एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? जल्दी बताइए आप मुझे, क्या आप सभी को मेरी बातें समझ आ गई मैंने क्या कहा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई। हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस पढ़ लिया। अब इसी तरीके से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेबर। पहले मैं सारे ना फॉर्मूलाज पढ़ा देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे लेकर आऊंगा, ठीक है ना? देखिए, अब हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। लेबर कॉस्ट में ऑलमोस्ट सेम है, बट एक चीज़ नहीं आ जाती है। वो चीज़ क्या है? वो है आइडल टाइम। आइडल टाइम यानी आइडल आवर्स। इसका मतलब समझो, मान लो कि हमारे पास तीन तरीके के लोग काम करते हैं। एक हमारे पास स्किल्ड लोग काम करते हैं, एक हमारे पास सेमी स्किल्ड लोग काम करते हैं, और एक हमारे पास अनस्किल्ड लोग काम करते हैं, ठीक है ना? हमारे पास मान लो तीन तरीके के लोग काम करते हैं हमारी फैक्ट्री में, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो हमें पता होगा कि बजटेड कितना था। मान लो वही वाली बात हो जाती है कि हमने बजट बनाया था 1000 यूनिट्स के लिए, लेकिन हमने एक्चुअल आउटपुट करी 800 यूनिट्स की। तो पहले तो हम अपने बजट को दोबारा बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाएंगे 800 यूनिट्स के लिए। वो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा? देखिए, बजटेड आवर्स अपॉन बजटेड यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट्स, वही वाला फॉर्मूला, बजटेड आवर्स अपॉन एक्चुअल आउटपुट। अब बजटेड आवर्स अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, ये वाले से आपके पास स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आ जाएगा। वही सेम फॉर्मूला जो पहले यूज़ होता था कि अगर मान लो यहाँ 800 आवर्स हैं, या एग्जाम्पल लो यहाँ पे 1600 आवर्स हैं और 1000 यूनिट्स हैं, तो यहाँ कैसे करेंगे? 1600 अपॉन 1000 इंटू 800। इससे पता लग जाएगा कितने आवर्स लगने चाहिए थे। कितने आवर्स लगने चाहिए थे। देखो, स्टैंडर्ड का मतलब है कितने आवर्स लगने चाहिए थे, कितने लगे ये नहीं, कितने आवर्स लगने चाहिए थे, ये कह रहा हूं मैं आपको। मेरी बातें समझ आई आपको? मैंने क्या कहा? कितने आवर्स लग जाने चाहिए थे। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट ऑल दिस? प्लीज मुझे जल्दी से बताइए। आपने कहा जी हाँ सर, हमें यहाँ तक की बातचीत भी समझ आ जाती है और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल भी समझ आ जाता है। अब बात आती है एक्चुअल की। अब देखो, एक्चुअल में गड़बड़ है। लेबर में ना एक्चुअल में फंसते हैं बच्चे, बहुत बच्चे फंसते हैं। देखिए, लेबर में जब आप एक्चुअल वेरिएंसेस की बात करते हो तो आपको तीन कॉलम बनाने पड़ते हैं। एक होता है एक्चुअल आवर्स पेड। एक्चुअल आवर्स पेड का मतलब समझो, मानो कि क्वेश्चन आपको कहेगा कि हमने 10 स्किल्ड लोगों को रखा है, तो 10 स्किल्ड लोगों को रखा, ठीक है जी। अब 10 स्किल्ड लोगों को रखा और 10 स्किल्ड लोगों ने 40 आवर्स की पे ली। 40 आवर्स हमारा था वीक। मान लो ये एक हफ्ते का क्वेश्चन है, एक वीक का क्वेश्चन है, तो हर वर्कर को 40 आवर्स मिले वीक में। तो वर्कर्स की और मान लो कि, चलो एग्जांपल लेते हैं 4 वीक्स का क्वेश्चन है, तो इंटू 4 कर दोगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 1600 आवर्स हो जाते हैं। यानी आपके हिसाब से वर्कर को हमने पे कितने आवर्स के लिए किया होगा? 1600 आवर्स के लिए स्किल्ड वर्कर को पे किया है। अगर ये वाले वर्कर स्किल्ड थे तो 16 वर्कर को 10 वर्कर्स को 40 आवर्स पर वीक पे किया, और 4 वीक का क्वेश्चन है तो 1600 आवर्स पे करा होगा हमने, ठीक है। और मान लो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि इन 4 वीक्स में हर वर्कर के मान लो 1 आवर वेस्ट हो गया, या ठीक है ना, हर वर्कर का 1 आवर वेस्ट हो गया। तो मतलब
10 वर्कर्स के 1 आवर वेस्ट हो गए हर वीक दिया हुआ है मान लो, तो 40 आवर्स हमारे वेस्ट हो गए वर्कर्स के। अब अगर आप 1600 में से 40 माइनस कर दोगे तो वर्कर ने काम कितनी देर किया है, 1560, और मान लो उसका वेज रेट है लेटेस्ट से 20 रुपये। ठीक है जी, तो मैं दोबारा बोलता हूँ, हमने वर्कर को पे किया है ज़्यादा आवर्स के लिए, लेकिन वर्कर ने काम किया है कम आवर्स, तो वर्कड आवर्स कम है, पेड आवर्स ज़्यादा है। दोबारा बोलो, पेड आवर्स ज़्यादा है, वर्कड आवर्स कम है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम कई जगहों पे आर्स पेड यूज़ करते हैं और कई जगहों पे आर्स वर्कड यूज़ करते हैं। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आर्स पेड यूज़ होंगे और कहाँ पे आर्स वर्कड यूज़ होंगे। दोबारा बोलो, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आर्स पेड कहाँ यूज़ होंगे, आर्स वर्कड कहाँ यूज़ होंगे। ठीक है जी, तो देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं, आर्स पेड सिर्फ 2 जगह यूज़ होंगे, सिर्फ 2 जगह। कहाँ कहाँ पे, जब हम कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे होंगे और जब हम रेट वेरिएंस यानी प्राइस वेरिएंस निकाल रहे होंगे, प्राइस बोलो या रेट बोलो, उसकी वेरिएंस निकाल रहे होंगे। सिर्फ इन 2 जगह जहाँ पे पैसे की बात हो रही है, कॉस्ट और प्राइस, कॉस्ट और प्राइस क्या है, पैसे की बात हो रही है, वहाँ पे आप पेड आवर्स यूज़ करोगे, बाकी सब जगह आवर्स वर्कड यूज़ करोगे। रिपीट करना ये बात, सिर्फ 2 जगह पे आप कौन आवर्स पेड यूज़ करोगे। कहाँ पे, कौन सी 2 जगह पे, कॉस्ट की वेरिएंस पे और प्राइस की वेरिएंस पे। सिर्फ कॉस्ट और प्राइस की वेरिएंस पे आप पेड आवर्स यूज़ करोगे। समझ गए आप मेरी बात? बाकी सब जगह पे आर्स वर्कड को यूज़ करेंगे, आर्स वर्कड को यूज़ करेंगे। तो देखिए ज़रा, अगर अब मैं आपको ये बोलूँ कि पेड आवर्स कितने हैं, एक्चुअली आवर्स पेड जितने वर्कड प्लस आइडल है, आइडल आवर्स कितने हैं, आइडल आवर्स का मतलब है जो टाइम वेस्ट हो गया, जैसे मशीन ब्रेक डाउन हो गई, ये एबनॉर्मल वे। अच्छा एक बात और समझ लो, ये जो आइडल आवर्स हैं ये एबनॉर्मल वाले होते हैं। सर फिर अगर नॉर्मल नेचर के होते तो वो क्या करते, वो यहीं पर ही बजटेड में ही माइनस कर देते, वो आवर्स बजटेड में ही माइनस कर देते। अगर नॉर्मल होते तो बजटेड में ही लेस हो जाते, मतलब उनका ट्रीटमेंट बजटेड में ही हो जाता। अगर नॉर्मल लॉसेज होते ना तो वो बजटेड वाले कॉलम में ही ट्रीट हो जाते, एक्चुअल में ट्रीट हो रहे हैं, इसका मतलब वो एबनॉर्मल नेचर के हैं। ठीक है जी, ये सब बातें आपको पता है। आरएसएच कैसे आता है, वो सेम बात है कि आप टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड जो है ना, वर्कड, ध्यान देना, वर्कड, इसे स्टैंडर्ड रेशियो में बांटो। अगर इसे उठा के आप स्टैंडर्ड आवर्स की रेशियो में बांट दोगे ना, तो फिर आपको आरएसएच आ जाएंगे। जैसे आरएसएच आने का मतलब, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये टोटल है, तो आप कैसे करोगे बताओ? पहले रेशियो निकालो, रेशियो मतलब ए बाय टोटल, बी बाय टोटल, सी बाय टोटल। तो पहले तो स्टैंडर्ड की रेशियो निकालो इधर, ए बाय टोटल, बी बाय टोटल, सी बाय टोटल। आप ये समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं स्टैंडर्ड की रेशियो ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड की रेशियो, और फिर उसे एक्चुअल आवर्स वर्कड से इंटू कर दो, उसे एक्चुअल आवर्स वर्कड से इंटू कर दो। तो आपके पास आर एस एच ऑफ स्किल्ड वर्कर, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर्स और आर एस एच ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स आ जाएगा। ये आर एस एच निकालने का तरीका है। कैसे निकलता है आर एस एच, दोबारा बताओ, आर एस एच कैसे निकलता है? जो एक्चुअल आवर्स वर्कड का टोटल है, किसका, पेड का नहीं, ना 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 ना, मैंने पेड को टोटल यूज नहीं करना। एक्चुअल आवर्स वर्कड का जो टोटल है वो स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो। वो किस रेशियो में बांट दो? वो स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो, तो आपके पास आर एस एच आ जाएगी। क्या मेरी बातें समझ आ गई आपको, यानी क्या कहा? जी हाँ। अब देखो इसमें कितने फॉर्मूलाज हैं, इसमें टोटल मिला के 6 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, ऊपर वाले ही पांचों हैं। जो ऊपर हमने मटेरियल में 5 पढ़े थे वो सेम फॉर्मूलाज हैं, नाम थोड़ा सा बदल गया, देख लो। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट का मतलब टोटल कितना खर्चा हुआ, उसमें स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट, माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इंटू एक्चुअल रेट। यहाँ पे एक्चुअल आवर्स पेड यूज होंगे, याद रखना, वर्कड नहीं यूज होंगे, पेड। तो पेड इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है जी। और लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस मतलब जहाँ पे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स पेड, इंटू एक्चुअल आवर्स पेड। ठीक है, जहाँ पे भी एक्चुअल रेट यूज हो रहा है ना, जिस फॉर्मूला में एक्चुअल रेट यूज हो रहा है, असली में खर्चा यूज हो रहा है, वहां एक्चुअल आवर्स पेड आएंगे, बाकी सब जगह एक्चुअल आवर्स वर्कड आएगा। देखिए, अब अगर यूजेज की बात करें, यूजेज को बोलते हैं एफिशिएंसी, लेबर के केस में यूजेज को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो उसमें वही स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। मिक्स वेरिएंस वही मिक्स रस, रस आर ए एस, तो क्या होगा, आर मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, ए मतलब एक्चुअल आवर्स वर्कड, और एस एस मतलब स्टैंडर्ड रेट। और यील्ड वेरिएंस कैसे आएगा, बचा हुआ, यानी स्टैंडर्ड माइनस आर एस एच,
स्टैंडर्ड माइनस, देखो याद है ना आपको ये बात, याद करो। अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल आवर्स के बीच में गैप निकालते हो, अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल आवर्स के बीच में गैप निकालते हो तो वो एफिशिएंसी वेरिएंस बनता है। तो ये इन दोनों के बीच का जो गैप है वो एफिशिएंसी है। और अगर बीच में आरएसएच आ गया तो इन दोनों के बीच का गैप हो गया यील्ड वेरिएंस, इन दोनों के बीच का गैप हो गया मिक्स वेरिएंस, जिसे गैंग वेरिएंस भी बोलते हैं। लेबर के केस में इसे गैंग वेरिएंस भी बोलते हैं, इन दोनों के बीच के गैप को। ठीक है, आइडल टाइम जो है वो एक्स्ट्रा टाइम है, इसलिए वो हमेशा एडवर्स होगा, ये बात याद रखना। आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स, आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स। क्यों ऑलवेज एडवर्स? क्योंकि आइडल टाइम कभी भी फेवरेबल तो नहीं हो सकता ना। एक बात बताओ, क्या आइडल टाइम कभी फेवरेबल हो सकता है? क्या आप ये कह सकते हो मेरा समय खराब हो गया अच्छा हुआ? नहीं, कभी समय खराब हो गया तो अच्छा नहीं हो सकता। मैं एक काम और करूं, मैं ना आपके लिए मुझे लगता है वैसे याद हो गए होंगे, कितने बच्चों को लगता है एक बार और रिटर्न प्रैक्टिस कराऊं? यह समझ आ गया? अगर ओके लिख दो, ओके लिख दोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वरना रिटर्न लिख दो। रिटर्न मतलब मैं एक बार ही लिख कर दोबारा प्रैक्टिस कराऊं इन फॉर्मूलाज की। जल्दी बताइए, ओके या रिटर्न? ओके मतलब आगे बढ़ जाओ, और रिटर्न मतलब कि सर एक बार और लिख के दिखाओ। मुझे लगता है समझ आ गया होगा वैसे। वैसे ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि ओके है सर, ये सारे फॉर्मूलाज हमें क्लियर है। चलिए, फिर वेरिएबल ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड तो बिल्कुल लेबर की तरह ही चलता है। लेबर के बस ये पहले 3 फॉर्मूलाज वेरिएबल ओवरहेड में आते हैं। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। और ये तीनों फॉर्मूलाज लेबर वाले ही वेरिएंस बन जाते हैं वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड में 3 ही फॉर्मूलाज हैं। ठीक है जी। और एक बात याद रखना, अगर वेरिएबल ओवरहेड के आर्स गिवन नहीं है तो उसमें वही आर्स आप अज्यूम कर लोगे जो लेबर के हैं। जो आर्स लेबर में यूज हुए हैं, जो आर्स लेबर में यूज हुए हैं वही आप वेरिएबल ओवरहेड में यूज कर लोगे। वही आर्स आप वेरिएबल ओवरहेड में यूज कर लोगे, मानोगे सेम ही आर्स खर्च होते हैं और कुछ खर्च नहीं होता। ठीक है जी, इसे मान लेते हैं कि सेम ही आर्स खर्च होते हैं और कोई आर्स खर्च नहीं होते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? आपने कहा जी हाँ सर, हमें एक बात क्लियर है, वेरिएबल ओवरहेड में एफिशिएंसी वेरिएंस और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर वेरिएंस को यानी ऐड कर दो। देखो ये होता है बेसिकली प्राइस वेरिएंस, और ये होता है इसका यूजेज वेरिएंस यानी क्वांटिटी वेरिएंस जैसा, है ना। तो अगर इन दोनों वेरिएंसेस को ऐड कर देते तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। वही कॉस्ट वेरिएंस तो ओवरऑल वेरिएंस होती है, कॉस्ट इज ऑलवेज ओवरऑल, जो सबको मिलाकर होती है। अब आता है मेन बात, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, जिसमें बहुत बच्चे अटकते हैं। ठीक है जी, आइए इसे भी ध्यान से सुनते हैं। देखिए, फिक्स्ड ओवरहेड में बजटेड कॉलम भी इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड ओवरहेड की वेरिएंस में जो बजटेड कॉलम है वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चन किए, जितनी भी बातें भी हमने पढ़ी, उसमें बजटेड कॉलम को कहीं भी यूज़ नहीं किया था। बजटेड कॉलम से स्टैंडर्ड डिराइव किया था और सिर्फ स्टैंडर्ड और एक्चुअल को यूज़ किया था, बजटेड कॉलम को यूज़ नहीं किया था। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड की वेरिएंस में बजटेड कॉलम भी इंपॉर्टेंट है, बजटेड कॉलम भी इंपॉर्टेंट है। किसके केस में? फिक्स्ड ओवरहेड के केस में। ठीक है, अब सुनो। अब आप क्या करते हो, पहले आप बजटेड का कॉलम बना लो, बजटेड आर स्टैंडर्ड रेट। अच्छा एक बात देखना, जो बजटेड रेट होता है वही स्टैंडर्ड रेट होता है, याद रखना। बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट एक ही बात है। अगर यहाँ 2 रुपये लिखा है तो यहाँ भी 2 रुपये लिखेंगे, यहाँ अगर 5 रुपये लिखा है तो यहाँ भी 5 रुपये लिखेंगे रेट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो देखिए हम एक बात समझेंगे कि जो हमारा बजटेड का टोटल ओवरहेड आएगा और जो स्टैंडर्ड का टोटल ओवरहेड आएगा और जो एक्चुअल का टोटल ओवरहेड आएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 3 वेरिएंसेस तो यहीं पे ही निकल जाती हैं। कैसे? अगर हम ऐसा बोलें कि स्टैंड, मान लो इस फिगर को रखो ए, इसे रखो बी, इसे रखो सी। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब मैं बी में से सी को हटा दूं, क्या कहा मैंने? अगर मैं बी में से सी को हटा दूं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं दिस माइनस दिस कर दूं तो ये मेरे पास कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगी। मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड में से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगी। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? इसी तरीके से अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगी। कौन सी वेरिएंस आ जाएगी? वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है जी, यानी अगर मैं स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड में से बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगी।
और अगर मैं ए में से सी को माइनस कर दूं, क्या कहा मैंने, अगर मैं ए में से सी को माइनस कर दूं तो मेरे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगी। आप मुझे बताइए क्या ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद हो गए? दोबारा समझते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करें, दोबारा बोलो, अगर हम स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करें तो ये कॉस्ट वेरिएंस है, ये रही। देखिए, अगर हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल को माइनस कर देते हैं तो ये कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगी। और अगर हम स्टैंडर्ड में से बजटेड को माइनस कर दें, स्टैंडर्ड में से बजटेड को माइनस कर दें, जब हम स्टैंडर्ड में से बजटेड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगी। ये भी समझ आ गया? अगर हम स्टैंडर्ड माइनस बजटेड कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगी। और अगर हम बजटेड में से एक्चुअल को माइनस कर दें, बजटेड में से एक्चुअल को माइनस कर दें तो हमारे पास एक्सपेंडिचर, बजटेड माइनस एक्चुअल, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगी। कितने बच्चों को ये तीनों फॉर्मूलाज लिखने भी समझ आ गए? दोबारा देखते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस कर दें तो ये बनेगी कॉस्ट वेरिएंस। और अगर हम स्टैंडर्ड में से बजटेड को माइनस कर दें तो बनेगी वॉल्यूम वेरिएंस। और अगर हम बजटेड में से एक्चुअल को माइनस कर दें, अगर हम बजटेड में से एक्चुअल को माइनस कर दें तो हमारे पास बनेगी एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या मेरे ये तीनों वर्ड आपको समझ आ गए? मैंने क्या कहा? क्या ये तीनों वर्ड समझ आते हैं? जी हाँ, आपने कहा सर यस। और एक बात, अगर ये तीनों समझ आ जाए, एफिशिएंसी वेरिएंस वैसे ही आएगा जैसे पहले आता था। एफिशिएंसी वेरिएंस यूजेज वेरिएंस की तरह आता है। एफिशिएंसी वेरिएंस जैसे पहले यूजेज वेरिएंस आती थी वैसे ही आएगा। मतलब आपको कॉस्ट वेरिएंस भी समझ आ गई, आपको वॉल्यूम वेरिएंस भी समझ आ गई कि स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी समझ आ गई। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे जी? बजटेड माइनस एक्चुअल। और एफिशिएंसी वेरिएंस पहले वाला ही आएगा, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये वही वाला फॉर्मूला आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पहले 4 फॉर्मूलाज तो आपको क्लियर हो गए, पहले 4 फॉर्मूलाज तो आपको क्लियर हो गए। ठीक है जी। मैं दोबारा एक बारी अगर आप चाहेंगे तो मैं लिख के भी दिखा दूंगा इन्हें। देखिए, क्योंकि मुझे पता है इसमें ना थोड़ा समय देना चाहिए बच्चे को। देखो, ये बजटेड हो गया, ये बजटेड कॉलम, ये एक्चुअल कॉलम। सुनिए, अगर आप यहाँ पर्टिकुलर्स लिख रहे हो, यहाँ बजटेड लिख रहे हो, फिर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल लिख रहे हो और फिर एक्चुअल लिख रहे हो, तो देखिए, पहली बात, इसमें से इसे माइनस करोगे तो कॉस्ट वेरिएंस, यानी फॉर्मूला क्या बन गया? अगर आप फॉर्मूला बनाओ तो आप ऐसे बोलोगे, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे आती है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आती है जब आप बोलोगे कि स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, कैसे बोलोगे? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। यहां कॉस्ट को ले रहे हैं, टोटल को ले रहे हैं। ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, जब हम इसमें से इसे माइनस कर दें तो ये बन जाएगी वॉल्यूम वेरिएंस। तो बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिक्स्ड ओवरहेड की वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आएगी, तो आप बोलोगे स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि बताओ एक्सपेंडिचर वेरिएंस किससे आएगी, तो आप बोलोगे इसमें से इसे माइनस करो, तो एक्सपेंडिचर भी आ जाएगी। यानी आप लिख के देख रहे हो ना, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ना? यानी अगर हम बात करें फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की, एक्सपेंडिचर वेरिएंस की, तो वो कैसे आएगा? वो आएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड माइनस एक्चुअल। क्या ये बातें आपको समझ आ गई? मैंने क्या कहा? बजटेड माइनस एक्चुअल। एनी डाउट टिल नाउ? बजटेड माइनस एक्चुअल। कोई आप लोगों को यहां तक की डाउट तो नहीं है? यहां तक की सारी बातें आपको समझ आती हैं मैंने क्या कहा? प्लीज बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक फॉर्मूला तो फ्री का फॉर्मूला है, वो है एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी वो पहले वाला ही आएगा जो लेबर से यूज़ हो रहा था, लेबर में भी वही है, वेरिएबल ओवरहेड में भी वही है, फिक्स ओवरहेड में भी वही है। एफिशिएंसी में हम नापते हैं स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे, एक्चुअल आवर्स कितने लगे इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये हो गया फॉर्मूला। तो हमें 4 फॉर्मूलाज तो याद हो गए आउट ऑफ 7, इसमें 7 फॉर्मूलाज होते हैं, 4 याद हो गए, ठीक है जी। अब बचे हुए 3 कैसे याद होंगे, सुनो। मानो ये वाला एग्जांपल सुनो, मानो कि आपने बजट किया था कि आप 25 दिन काम करोगे, आपने सोचा था कि आप 25 डेज अपनी फैक्ट्री खोलोगे, आपके पास 100 मशीन है और 8 आवर्स हर मशीन काम करेगी, तो फिर आपको लग रहा था कि आपके बजटेड आवर्स हैं 20,000, तो यही 20,000 आवर्स यहाँ भी आए होंगे, यही 20,000 आवर्स यहाँ भी आए होंगे जो यहाँ है, ये बजटेड आवर्स हैं। और एक्चुअल आवर्स लेकिन हुआ क्या, आपने 22 की जगह अपनी फैक्ट्री खोली ही सिर्फ 25 की जगह 22 डेज, और 22 डेज में भी आपने 750 मशीन आवर्स काम किया। 750 मशीन आवर्स मतलब मशीन और आवर्स ऑलरेडी इंटू हो रखे हैं, यानी आपने मशीन और आवर्स को ऑलरेडी इंटू कर दिया। जब आप मशीन और आवर्स को इंटू कर देते हो 750 आ रहा है, वैसे तो 800 आना चाहिए था, यानी रोज 800 मशीन आवर्स काम होना चाहिए था। रोज आपकी फैक्ट्री में 800 मशीन आवर्स काम होना चाहिए था, लेकिन आपने कितने देर काम किया है, 750 आपने काम किया है 750 आवर्स, लेकिन करना चाहिए था 800 आवर्स, तो आपने काम किया है खाली 750। तो अगर मैं 750 को इंटू 22 कर दूंगा, 750 मशीन आवर्स को इंटू 22 कर दूंगा, तो इतनी देर काम हुआ है। यानी आप ऐसे समझो काम होना चाहिए था 20,000 आवर्स, लेकिन हुआ है 16,500 आवर्स। अब इन दोनों का जो गैप होता है वो होता है कैपेसिटी वेरिएंस। वो कौन सी वेरिएंस होता है, कैपेसिटी वेरिएंस। बोलिए मेरी बात आपको समझ आ गई। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो होता है कैपेसिटी। लेकिन वो पता है कैपेसिटी कब निकालते हैं, जब डेज सेम हो, जब क्वेश्चन में कैलेंडर वेरिएंस ना पूछा गया हो, जब क्वेश्चन में ये डेज सेम हो। मान लो कि अगर डेज सेम है, इमेजिन करो अगर डेज सेम है, तो इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं कैपेसिटी वेरिएंस, वरना इन दोनों के बीच के गैप को कैपेसिटी वेरिएंस नहीं बोलते। वरना फिर कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इसे हटा देते हैं। फिर अगर डे चेंज हो, जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में हो रहा है कि डे चेंज हो रहे हैं, 25 की जगह 22 डेज फैक्ट्री खुली। मेरी बात को समझो, हमने सोचा था कि हम 25 डेज फैक्ट्री खोलेंगे, लेकिन मान लो दिवाली की छुट्टियां आ गई 3, तो हमारी फैक्ट्री खुली ही 22 डेज। तो अब 22 डेज में कितने आवर्स बेस्ट तरीके से आप काम कर सकते थे, मेरी बात को समझना। आप ये कह रहे हो कि मैं 25 डेज में 20,000 आवर्स काम कर सकती थी फैक्ट्री, तो बताओ 22 डेज में कितने आवर्स काम कर सकती थी। कितने आवर्स काम किया है वो नहीं, कितने आवर्स काम कर सकती थी फैक्ट्री। तो अगर डेज 22 होते और हम 800 मशीन आवर्स काम करते, तो फैक्ट्री इतने आवर्स काम कर सकती थी। फैक्ट्री इतने आवर्स काम कर सकती थी, किया उससे भी कम में। तो अब एक बात को समझो, क्या हम अपने वर्कर को इसके लिए डांटे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो 3 दिन कम हो गए बेटा, जो कैलेंडर में ही 3 दिन कम हो गए, जब फैक्ट्री खुली ही 3 दिन कम, तो उसके लिए तो हम वर्कर को नहीं, अपने मैनेजर को नहीं डांट सकते। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कैलेंडर वेरिएंस है। इन दोनों के बीच का जो गैप है, दिस इज कैलेंडर वेरिएंस। क्योंकि ये जो आवर्स वेस्ट हुए ना, 2400 आवर्स जो ये वाले वेस्ट हुए, ये 2400 आवर्स कैलेंडर की गलती से हुए हैं, छुट्टी की गलती से हुए हैं, मैनेजर की गलती से नहीं हुए। वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था इसमें। क्यों? क्योंकि अगर फैक्ट्री खुली ही 25 की जगह 22 डेज, तो जो 3 दिन का नुकसान है, जो 3 डेज के 800 आवर्स के हिसाब से 2400 आवर्स का नुकसान है, इनटू स्टैंडर्ड रेट हो गई ऑब्वियसली। तो जो ये 2400 आवर्स का नुकसान है, ये नुकसान कितनी देर का है, मेरी बात को समझो। ये जो नुकसान है, ये जो नुकसान है, ये मैनेजर की गलती से नहीं है, ये कैलेंडर की गलती से है। फिर एक्चुअल और पॉसिबल के बीच में जो गैप है, ये रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस बन जाता है। मतलब मेरी बात को समझो, या तो हम क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन फॉर्मूलाज दिखाएंगे, या अगर कैलेंडर वेरिएंस नहीं निकलना होगा तो फिर इस सब को नहीं दिखाएंगे, फिर सिर्फ इन दोनों के गैप को दिखाएंगे, उसे बोलेंगे कैपेसिटी वेरिएंस। इन दोनों के गैप को कैपेसिटी वेरिएंस तब बोलते हैं जब कैलेंडर वेरिएंस ना निकालना हो क्वेश्चन में, जब नंबर ऑफ डेज चेंज ना हो रहे हो, जब नंबर ऑफ डेज चेंज ना हो रहे हो। और ये बात आईसीआई ने लिखी हुई है अपने मॉड्यूल में, इंग्लिश में प्रिंट करके लिखी हुई है। बहुत सारे टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं। ये गलत नहीं पढ़ना है, सही पढ़ना है। मैं दोबारा एक बारी लिख कर समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्लिपरी कंसेप्ट है। सुनो मेरी बात, इमेजिन करो, इमेजिन करो अच्छे से, बस ये 3 फॉर्मूलाज पढ़ लो, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। ये लास्ट 3 फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ लो। सुनो, मान लेते हैं कि हमारे बजटेड आवर्स कितने हैं। मान लो कि हमने ये प्लान किया था कि 25 डेज फैक्ट्री खोलेंगे और हर दिन हमारे पास 100 मशीन्स है,
और हर दिन 8 आवर्स मशीन्स चलेंगी, यानी हमें लग रहा था कि 20,000 आवर्स फैक्ट्री काम करेगी, लेकिन फैक्ट्री ने एक्चुअली जो काम किया वो कम थे। पता चला 22 डेज ही। अच्छा इमेजिन करो, अगर मान लो फैक्ट्री ने 25 डेज ही काम किया होता लेकिन 750 आवर्स होते। अब एक बात बताओ, क्या इस केस में कैलेंडर वेरिएंस निकलेगा? आप मुझे बोलो, क्या इस केस में कैलेंडर वेरिएंस निकलेगा? यस और नो करो, जल्दी से चैट पे बताओ, यस या नो। बेटा इस केस में कैलेंडर वेरिएंस नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जितने दिन सोचा था उतने ही दिन काम किया, यानी फैक्ट्री में कोई, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कैलेंडर वेरिएंस तो बेटा तब निकलेगा ना बेटा, एंड आई रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी, एवरीबडी शुड लेट मी नो देयर कमेंट्स। मुझे समझ तो आई कि आपको, आप क्लियर हो इस बात के लिए कि नहीं, आपको समझ आ रही है कि बात की नहीं। यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है वो, अगर मैं यूं कहूं कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है ही नहीं, डेज वाइज गैप ही नहीं है, तो फिर कैलेंडर वेरिएंस नहीं निकलेगा। तो ऐसे केस में तो जो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों के बीच का जो गैप है, दैट विल बिकम दैट विल बिकम कैपेसिटी वेरिएंस। इसके बीच को हम कैपेसिटी वेरिएंस बोल देंगे, क्योंकि कैलेंडर तो निकलना ही नहीं। अब पॉसिबल आवर्स निकाल कर क्या करोगे? अब तो पॉसिबल आवर्स और बस्टेड आवर्स सेम ही आ जाएंगे, तो फिर हम कैपेसिटी वेरिएंस इसी को बोल देते हैं। क्या समझ आ गया कैपेसिटी वेरिएंस किसे बोलते हैं? यस, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कहूं कि मान लो डेज अलग अलग है, डेज अलग अलग होने का मतलब यहाँ पे 22 डेज है, सोचा था 25 डेज फैक्ट्री ओपन होगी लेकिन फैक्ट्री खाली 22 डेज ओपन हुई, तो मान लेते हैं कि फैक्ट्री खाली 16,500 आवर्स काम कर रही है। ठीक है जी। तो अगर हमारी फैक्ट्री 22 डेज खुली है तो उस 22 डेज में पॉसिबल आवर्स कितने थे, कितनी देर मैक्सिमम काम हो सकता था? 750 मशीन आवर्स मत काम करते, 800 मशीन आवर्स काम करते। क्यों? क्योंकि होना तो यही चाहिए था कि 800 मशीन आवर्स काम होता। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है ये कहलाता है कैलेंडर वेरिएंस, और इन दोनों के बीच का जो गैप है इसे बोल देते हैं रिवाइज कैपेसिटी या फिर कैपेसिटी। इसे रिवाइज कैपेसिटी भी बोल देते हैं और इसी को कैपेसिटी वेरिएंस भी बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं बेटा? कैपेसिटी वेरिएंस। इसी को कैपेसिटी वेरिएंस भी बोल देते हैं, इसी को रिवाइज कैपेसिटी। ठीक है जी। अगर बेटा एक्स्ट्रा हो गया तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, फेवरेबल में आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है अगर पॉजिटिव आ गया तो, बेटा पॉजिटिव आ गया तो फेवरेबल हो जाएगा। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई, अगर आंसर नेगेटिव आ रहे हैं तो एडवर्स है, पॉजिटिव आ रहे हैं तो फेवरेबल है। क्या दिक्कत है? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? ये बात आपको फॉर्मूलाज क्लियर हो गए? तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स करने से रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस आ जाएगा, और रिवाइज कैपेसिटी और पॉसिबल आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स से कैलेंडर वेरिएंस आ जाएगा। तो देखिए इन फॉर्मूलाज को समझिए। यानी हमारा कैपेसिटी वेरिएंस कैसे होगा? सिंपल कैपेसिटी वेरिएंस कैसे होगा? जब सिंपल कैपेसिटी वेरिएंस आएगा तो हम एक्चुअल और बजटेड को माइनस करेंगे, और अगर हम माने कि रिवाइज कैपेसिटी वाला केस है, कैलेंडर वाला केस है, तो फॉर्मूला बदल जाएगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा पॉसिबल माइनस बजटेड एंड एक्चुअल माइनस पॉसिबल। यानी देखिए कैलेंडर वेरिएंस क्या होगा? पॉसिबल माइनस बजटेड, पॉसिबल माइनस बजटेड, मतलब इन दोनों को माइनस करो तो कैलेंडर वेरिएंस आएगा, पॉसिबल माइनस बजटेड। और अगर रिवाइज कैपेसिटी चाहिए तो इन दोनों के बीच का गैप, यानी एक्चुअल माइनस पॉसिबल, एक्चुअल माइनस पॉसिबल। मैं आशा करता हूं कि ये सातों के सातों फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी। इसके बाद तो ये वाला डिफरेंस है कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कैसे करते हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता है। ये वाला तरीका हाई लो मेथड जिसे बोलते हैं, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट्स करके टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, उससे फिर फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सबको आता है। मैं आपको क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, क्वेश्चन पढ़ाना चाहता हूँ बढ़िया तरीके से, बहुत सारे। आइए मेरे साथ पढ़िए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। हम एक दो क्वेश्चन पूरे करेंगे, फिर एक दो में हम सोर्स टेबल बनाकर छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे लगता है सोर्स टेबल अच्छी बन गई तो फिर क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है बहुत ज़्यादा, सुनो। वो कहता है जेके लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एनएक्सी। मैं ना इसका सोर्स टेबल खुद बनाऊंगा, ठीक है। वो कहता है मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल, तो ठीक है 3 रॉ मटेरियल फॉर एवरी बैच ऑफ 100 यूनिट्स। यानी अगर आप एक बैच बनाते हो 100 यूनिट्स का, 100 केजी के लिए, तो 125 केजी ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड। यानी इसका मतलब है कि हमें ये बात पता है
कि नॉर्मल लॉस हो रहा है इस क्वेश्चन में। बताओ मुझे कैसे पता चला कि इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस हो रहा है? क्यों? हम 125 केजी इनपुट लगा रहे हैं और आउटपुट आ रही है 100 केजी, और आउटपुट आ रही है 100 केजी। तो मेरे साथ साथ इसके लिए सोर्स टेबल आप बनानी चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनानी चाहो तो चिंता मत करो, ये हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको दूंगा। जो मैं लिखता हूं मैं ये नोट्स भी आपको दे दूंगा, आप चिंता ना करें। आप सिर्फ फोकस करें, आप सिर्फ समझें टॉपिक, जितना अच्छे से समझोगे उतना बढ़िया हो जाएगा। देखिए ये बजटेड का कॉलम है, ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का कॉलम है, ये एक्चुअल का कॉलम है, और ये RSQ का कॉलम है। ठीक है जी, तो हम लिख देते हैं। सर बजटेड के बिना भी क्वेश्चन कर सकते थे, बिल्कुल बजटेड के बिना भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेकिन आपको पूरा नोट पढ़ाना चाहता हूं तो मैं इसलिए पूरी बात कर रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, और इधर आ गया एक्चुअल, और इधर आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा? जी हाँ या ना? आइए, नो डाउट टिल नाउ? नो डाउट। चलिए, हमारे पास 3 रॉ मटेरियल हैं, A, B और C। A, B और C, ठीक है जी। अब जरा ध्यान दीजिए, वो कहता है अगर हम 100 केजी आउटपुट करना चाहते हैं तो 125 केजी इनपुट लगता है। यानी अगर हम इधर समझिए 100 केजी आउटपुट करना चाहते हैं तो टोटल इनपुट 125 केजी लगता है। हमें ये बात समझ आ गई। यानी ABC मिलाकर 125 केजी इनपुट करेंगे तो 100 केजी आउटपुट आएगा। ठीक है जी। इन अप्रैल 60 बैचेस वर प्रिपेयर्ड। 60 बैचेस वर प्रिपेयर्ड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 बैचेस वर प्रिपेयर्ड का मतलब है कि हमने 60 बैच को स्टार्ट किया, यानी 60 बैच का इनपुट लगाया। यानी एक बैच में कितना इनपुट लगता है? वो कहता है कि एक बैच जो है वो 100 केजी का 100 केजी आउटपुट करता है। तो हमने 60 बैचेस इनपुट करे। 60 बैचेस इनपुट करने का मतलब है कि हमारा जो टोटल इनपुट हुआ होगा यहाँ पे वो 60 बैचेस का हुआ होगा, यानी 7500 केजी हो गया होगा एक्चुअल इनपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने, मेरी बात को समझो, हमने स्टार्ट करे हैं 60 बैच, मतलब हमने 60 बैचेस का इनपुट डाल दिया, 60 बैचेस का इनपुट बनाकर प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करी, लेकिन उससे एक्चुअल आउटपुट हुआ खाली 5600। यानी हम आउटपुट कर पाए खाली 5600। यानी आप ये समझो कि हमने वेस्ट किया है सामान। कैसे वेस्ट किया है? क्योंकि हमने 60 बैचेस का इनपुट लगाया तो लॉजिकली तो 6000 यूनिट्स आउटपुट होने चाहिए थे, लेकिन आउटपुट हुई कितनी? क्योंकि हर एक बैच में 100 केजी आउटपुट होनी चाहिए, तो होनी चाहिए थी 6000, लेकिन हुई कितनी है? हुई है 5600। समझ गए आप मेरी बात? यानी हमने, मेरी बातें यहां तक की समझ आ गई? 5600 कैसे आया? देखो अब ये दोनों मिसमैच है, लेकिन यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन की यही कला है, क्वेश्चन ने मिसमैच ही दिया है। आपको मिसमैच के हिसाब से ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर आप सही करोगे तो आंसर ठीक नहीं होगा, वो गलत होगा, लॉजिकली गलत हो जाएगा आपका आंसर। सुनो मेरी बात, हमने सोचा था कि हमने 60 बैचेस स्टार्ट करे। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि हमने 60 बैचेस स्टार्ट करे, तो 60 बैचेस का इनपुट लगाया, लेकिन आउटपुट आई 5600। ठीक है, अब वो कहता है कि अप्रैल में ये सब हुआ। देखिए हमारा एक्चुअल मिक्स कितना है, पहले आप एक्चुअल मिक्स देखो। हमारा एक्चुअल मिक्स है 60-20-20, 60-20-20, यानी हमने इसमें से 60%, 20%, 20% खरीदा। तो ये 60%, 20% और 20% खरीदा, तो बताओ कितना कितना खरीदा होगा 60-20-20 के हिसाब से? यानी ये हमने खरीदा होगा 4500 केजी, ये हमने खरीदा होगा 1500 केजी, और ये भी हमने खरीदा होगा 1500 केजी। ये हो गई हमारी क्वांटिटी एक्चुअल वाली। और किस रेट पे खरीदा है? 21, 8 और 6, यानी 21, 8 और 6। तो बताओ आपको एक्चुअल कॉलम समझ आ गया? जी हाँ सर, हमें एक्चुअल कॉलम समझ आ गया। अब वो ये कहता है कि स्टैंडर्ड की परसेंटेजेस इतनी थी, स्टैंडर्ड मिक्स की रेशियो कितनी थी? 50-30-20, 50-30-20। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे रेशियो 50-30-20 थी तो बजटेड में भी रेशियो 50-30-20 होगी, क्योंकि मेरे को तो पता है कि सेम ही रेशियो रहती है। मैंने आपको एक बात बोली थी कि स्टैंडर्ड की रेशियो और बजटेड की रेशियो सेम आती है। तो अगर मैं बोलता हूँ 50-30-20, तो ये परसेंटेज होनी चाहिए थी कितनी?
50%, 30% एंड 20%, 50%, 30% एंड 20%, ठीक है जी। 50, 30 और 20 होनी चाहिए थी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बेसिकली 125 का 50% कर दो, तो ये होना कितना चाहिए था 62.5 kg। 125 का 30% कर दो तो 37.5 kg, और 125 का 20% कर लो तो 25 kg, यानी इनपुट होना चाहिए था ये। ठीक है जी। अब अगर मैं इसके साथ एट द रेट लिखूं तो एट द रेट कितना होगा 20, 10 और 5, 20, 10 और 5, 20, 10 एंड 5। ये बातें भी आपको क्लियर हो गई। यानी सर हमें बजटेड क्वांटिटी और बजटेड रेट्स भी पता लग गए, और हमें एक्चुअल क्वांटिटीज और एक्चुअल रेट्स भी पता लग गए। बजटेड क्वांटिटी, बजटेड रेट्स, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट। मेरी बातें क्लियर हैं आपको? बहुत बढ़िया। अब इससे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालो, क्योंकि बजटेड तो 100 kg के लिए था, लेकिन हमारी एक्चुअल आउटपुट तो 5600 kg है, तो इसके हिसाब से निकालो। देखो कैसे निकलेगा, वही वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे, बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। और रेट जो होगा वो सेम यूज होता है, आपको पता है ना। रेट तो जो बजटेड वाला है वही एक्चुअल, जो बजटेड वाला है वही रेट स्टैंडर्ड में यूज हो जाता है। देखो फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, दोबारा सुनो। हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। अब ये जो फॉर्म वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यू आएंगी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लिए। ये फॉर्मूलाज आएंगे, ये वैल्यूज आएंगी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लिए। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल की वैल्यू निकालते हो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3500, एक बार चेक करना, 2100 एंड 1400, और इन सब का टोटल 7000 kg, यही आ रहा है। यानी हमारी रेशियो क्या है, 3500, 2100, 1400 और टोटल 7000। अब मुझे आर एस क्यू कैसे निकालना है, आप मुझे याद दिलाओ। आर एस क्यू कैसे आता है? सर आर एस क्यू तब आता है जब हम टोटल एक्चुअल को, बोलो, टोटल एक्चुअल को स्टैंडर्ड की रेशियो में बांट देते हैं, या फिर टोटल एक्चुअल को बजटेड की रेशियो में बांट देते हैं। तो हमें पता है इसे किस रेशियो में बांटना है, 50%, 30%, 20%। इसको 50%, 30%, 20% में बांट दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि रेशियो निकाल लो, दिस अपॉन टोटल, दिस अपॉन टोटल, दिस अपॉन टोटल। यानी 3500 अपॉन 7000 इंटू 7500, 2100 अपॉन 7000 इंटू 7100, 1400 अपॉन 7000 इंटू 7500। अब ये जो आएगा ये हमारा आर एस क्यू निकलेगा, आर एस क्यू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 3750 kg, 2250 kg एंड 1500 kg। क्या ये सारी बातें याद आ गई आपको? आर एस क्यू भी समझ आ गया, और साथ ही साथ आपको एक्चुअल भी समझ आ गया। बेसिकली जो चाहिए था सब लिख दिया मैंने इधर, मैं ईमानदारी से बताऊं, जो चाहिए था सब लिख दिया। कोई भी एक आधी वेरिएंस निकाल देता हूँ, चलो मिक्स वेरिएंस निकालता हूँ, सीधा मिक्स और यील्ड निकालता हूँ, ऊपर वाली छोड़ देता हूँ, है ना। अगर मैं इसमें बोलूँ मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो बताइए कैसे आएगा। मिक्स, मिक्स रस, रस मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, है ना। आर ए मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। रेट जब भी अकेले आना स्टैंडर्ड आएगा, है ना। ये फॉर्मूला है। अब आप इसे किसके लिए सॉल्व करोगे, आप पहले करोगे ए के लिए, फिर करोगे बी के लिए, फिर करोगे सी के लिए, और फिर इन सब का टोटल करोगे। यानी आप इस तरीके से आंसर करोगे, टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस, टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मतलब हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहले, जैसे यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, तो पहले ए के लिए सॉल्व करेंगे, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। जब तीनों सॉल्व हो जाएंगे फिर उन तीनों के आंसर को ऐड कर देंगे, फिर टोटल के लिए सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहले ए के लिए सॉल्व करते हैं, आर एस क्यू माइनस ए क्यू। तो बताओ इसकी आर एस क्यू और ए क्यू में कितना गैप है, तो आप लिखोगे 3750
-4500 और इंटू स्टैंडर्ड रेट था 20 का, मतलब दिस इंटू 20, फिर दिस इंटू 10, फिर दिस इंटू 5, ये आ जाएगा 2250 -1500 इंटू 10। बताइए जी, ये तो जीरो आ गया। अब मिक्स वेरिएंस में ये तो निल आ गया, यानी जीरो आ गया। ये आ गया 15,000 एडवर्स, नेगेटिव आ रहा है ना, और ये कितना आ रहा है पॉजिटिव 7,500 फेवरेबल, मतलब ये नेगेटिव में है यानी ये पॉजिटिव में है। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा नेगेटिव में, बट ये बड़ा वाला टर्म नेगेटिव था इसलिए आंसर नेगेटिव ही आएगा, यानी आंसर आएगा 7,500 एडवर्स। ये हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस का टोटल है। वो ये सारी चीज़ें देखेगा और फिर मार्क्स देगा, मतलब जो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा वो इन चारों चीज़ों को देख कर देगा। इसको देखकर 1 मार्क मिलेगा आपको, 1 मार्क या 1 या 2 जो भी देने होंगे उसने, मतलब एक वेरिएंस के लिए उसने जो भी मार्क्स डिनोट किए होंगे, यूजुअली एक वेरिएंस के लिए 2 मार्क्स देता है वो, तो इसके लिए इस 4 स्टेप्स को करने के बाद जाके 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, ऐसे नहीं मिल जाएंगे 2 मार्क। कितने बच्चों को ये समझ आ गया और लगता है कि सर ये अब क्वेश्चन ये छोड़ दो, सोर्स टेबल बन गया, अब इसके बाद हम इसे खुद पूरा कर लेंगे, इसे घर पे पूरा कर लेंगे। जल्दी से बोलो क्लियर, वाई सी लिख दो अगर आपको इतना क्लियर हो गया और आपको लगता है बचे हुए पार्ट्स आप इसके खुद घर पे कर लोगे। कितने बच्चों को लगता है कि सर अपुन को कोई टेंशन नहीं है, अपुन इसके बचे हुए पार्ट्स खुद ही घर पे कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलिए, इतनी बातें क्लियर हैं आपको? प्लीज लेट मी नो, क्या आपको यहां तक की बातें समझ आ रही हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन ना एकदम एंड में आएंगे, ये एक आईसीआई ने बड़ा गड़बड़ वाला क्वेश्चन बनाया जिसमें आधी इन्फॉर्मेशन यूजलेस भी दी, ये एंड में पढ़ेंगे, एकदम एंड में जब समय बचेगा तो पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन। तब तक बाकी जो रेगुलर क्वेश्चन है वो निपटा देते हैं। आइए एक लेबर के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं और इसका भी टेबल मैं खुद बनवाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है जी, सुनिए। अ गैंग ऑफ यूजुअल वर्कर्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, ठीक है जी, अ गैंग ऑफ वर्कर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 10 men। वो कहता है कि एक गैंग है, गैंग मतलब ग्रुप है, 10 men, 5 women एंड 5 boys इन अ फैक्ट्री। ठीक है जी, वो कहता है कि एक फैक्ट्री में 10 आदमी, 10 औरत और 5 बच्चे, 5 औरत काम करते हैं यूजुअली। यूजुअली मतलब ये रेगुलर बात है, मतलब आम तौर पे इतने लोग काम करते हैं, ठीक है। दे आर पेड एट स्टैंडर्ड आर्ली रेट, इनका स्टैंडर्ड आर्ली रेट कितना है, इतना इतना इनका रेट है, ठीक है। इन दी नॉर्मल वर्किंग वीक, अगर साधारण वीक है तो 40 आवर्स द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट। तो ये तो बजटेड की बात कर रहा है कि इतनी प्रोडक्शन ये लोग कर लेते हैं 40 आवर्स में काम करके। अब जरा मैं इसके लिए पहले सोर्स टेबल बनाता हूं। आइए आप मेरे साथ सोर्स टेबल बनाइए, एंड आई होप आपको ये बात समझ आती होगी कि अगर एक अच्छा सोर्स टेबल बन गया ना बेटे, सच बताऊं, अगर एक अच्छा सोर्स टेबल बन गया तो बस समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है फिर क्वेश्चन को अप्लाई करने की। देखिए, अगर मैं बोलूं ये बजटेड कॉलम है, ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कॉलम है, ये एक्चुअल कॉलम है और ये आरएसएच का कॉलम है। सर इतना बड़ा गैप क्यों दे रहे हो, मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा इसका। यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखिए बजटेड कॉलम, ये वाला अगर चाहो तो मेरे साथ टेबल बना भी सकते हो। फिर यहाँ पे लिखो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। अच्छा देखो, यहाँ पे जब एक्चुअल होगा ना तो इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे पेड आवर्स होंगे,
फिर कुछ टाइम आइडल आवर्स होंगे, फिर कुछ आवर्स पेड वाले होंगे, मतलब वर्कड वाले होंगे, फिर जाके रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन की बात को समझो कि हमारे पास 3 तरीके के लोग काम करते हैं, मेन, वुमेन और बॉयज़। कौन कौन 3 लोग काम करते हैं? हमारे पास मेन, वुमेन और बॉयज़, यानी 3 लोग काम करते हैं, और ये सभी लोग 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं 40 आवर्स में। यानी ये लोग 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं कब? अगर 10, 5 और 5, यानी 10 मेन, 5 वुमेन और 5 बॉयज 40 आवर्स काम कर लें। अगर 40 आवर्स काम कर लें तो सुनिए, वो कहता है अगर इतने लोग नॉर्मल वीक में 40 आवर्स काम कर लें तो आउटपुट इतनी हो जाती है। यानी अगर ये लोग 40, और इनका रेट कितना है 1.25, देखिए इनका रेट कितना है 1.25, 0.8 एंड 0.7, 0.8 एंड 0.7। ये बात भी आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? यानी हमें तीनों वर्कर्स का, तीनों कैटेगरी ऑफ वर्कर्स के रेट भी पता है। और वो ये कहता है, समझो, वो ये कहता है कि अगर हमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो हम इन 10 वर्कर से 40 आवर्स काम कराएंगे, यानी कुल मिलाकर 400 आवर्स का काम होगा। यहाँ पे आवर्स आ रहा है, आवर्स। यहाँ पर 200 आवर्स का काम होगा, यहाँ पे भी 200 आवर्स का काम होगा। यानी मैं यूं कहूँ 800 आवर्स का अगर टोटल काम होगा, समझिए मेरी बात को, अगर सभी लोग मिलकर 800 आवर्स काम करेंगे तो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर देंगे। मतलब अगर ये तीनों वर्कर्स मिलकर 800 आवर्स काम करेंगे तो 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्या यहां तक की बातचीत समझ आ गई है आपको? जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या यहां तक की बातचीत समझ आ गई? सच सच बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? जी हाँ, ये बात क्लियर हो गई सर। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इन अ सर्टन वीक, अब किसी एक स्पेसिफिक वीक की बात कर रहा है, द गैंग कंसिस्ट ऑफ 13 men, 4 women and 3 boys। 13 4 3, 13 4 3, यानी हमने एक्चुअली में कितने लोगों को रखा? 13, 4 और 3 लोगों को रखा। ठीक है, एक्चुअल वेजेस पेड 1.2, 0.85, 0.65, 1.2, 0.85, 0.65। ठीक है, और वो कहता है ये एक्चुअल वेजेस की बात कर रहा है, इन अ सर्टन वीक की बात कर रहा है, और कह रहा है उसमें से 2 आवर्स लॉस्ट हो गए थे। देखो हमें ये बात तो पता है कि हर वीक में 40 आवर्स होते हैं, हर वीक में 40 आवर्स का काम होता है, उसमें से 2 आवर्स लॉस्ट हो गए तो हर वर्कर के 2 आवर्स लॉस्ट हो गए। बेटा अगर 2 घंटे खराब हो गए तो हर वर्कर 2 घंटे खाली बैठा रहा, हर वर्कर। ठीक है जी, और उन्होंने काम करना कितना था 40, क्योंकि वीक की बात कर रहा है। तो ये कॉमन सेंस बताती है कि अगर वो एक वीक की बात कर रहा है तो एक वीक में हमने वर्कर्स को पे कितने आवर्स के लिए किया होगा? 40 आवर्स के लिए, लेकिन उसमें से 2 आवर्स लॉस्ट हो गए। इसका मतलब है, इधर समझो, हमने सभी वर्कर्स को 40 आवर्स के लिए पे करा होगा, लेकिन उन वर्कर्स के 2 आवर्स वेस्ट हो गए हैं। यानी आप इसे ऐसे समझो कि हमने इन वर्कर्स को पे कितनी देर के लिए किया होगा? 520 आवर्स के लिए, लेकिन उसमें से 26 आवर्स उनके लॉस्ट हो गए। तो अगर दिस माइनस दिस करोगे तो वर्क आवर्स बचेगा। तो वर्क आवर्स कितने हो गए अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो? 494, राइट? 494 आवर्स बचे आपके पास। इधर देखो, यहाँ पे आपके पास 160 आवर्स थे, 160 में से 8 आवर्स चले गए, तो आपने काम कितनी देर करा होगा? 152 आवर्स। यहाँ पे अगर आप देखो तो 120 आवर्स थे, 120 आवर्स में से 6 आवर्स आपके वर्कर्स के वेस्ट हो गए, तो 114 आवर्स काम हुआ होगा, और टोटल इसी का करना होता है। इसका टोटल कितना बनता है?
760 आवर्स, 760 आवर्स हमारे वर्कर्स ने काम किया। क्या आपको ये एक्चुअल वाला कॉलम बनाना भी समझ आ गया? सभी को समझ आ गया एक्चुअल वाला कॉलम? शाबाश। अब बात बचती है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल की। देखो असली सवाल है कि अगर पूरे वीक काम करते तो 1000 यूनिट बनाते, लेकिन आपने पूरे वीक काम किया लेकिन उसमें से 2 आवर्स वेस्ट हो गए सभी वर्कर्स के, और रेशियो भी चेंज हो चुकी है। रेशियो थी 10:5:5 और रेशियो हो चुकी है 13:4:3, रेशियो भी चेंज हो चुकी है। तो वो कहता है कि ड्यू टू एबनॉर्मल आइडल टाइम, 2 घंटे एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गए थे, 960 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। तो हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस करे हैं? हमने प्रोड्यूस करे हैं 960 यूनिट्स। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं सर, नहीं, क्योंकि आउटपुट मैच नहीं कर रही। जब तक आउटपुट मैच नहीं करेगी इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाना पड़ेगा। स्टैंड फॉर एक्चुअल कैसे आता है बताओ? आप मुझे बताओ स्टैंड फॉर एक्चुअल का फॉर्मूला क्या है, सब बताओ। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कैसे आता है? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कैसे आता है? तो आप बोलते हो बजटेड आउटपुट, या हम या कैसे बोलते हैं, बजटेड आवर्स अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये फॉर्मूला बजटेड आवर्स या बजटेड आवर्स अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करो। यानी अगर हमारा बजट ही 960 यूनिट्स का होता तो हम क्या करते? हम बोलते 400 अपॉन 1000 इंटू 960, और एट द रेट तो सेम ही रहता है। याद करो, एट द रेट तो मैंने क्या कहा था, जो बजटेड का रेट होता है वही, जो बजटेड का रेट होता है वही स्टैंडर्ड का रेट होता है, वो तो सेम ही होता है। अब इधर क्या आएगा? बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, वही बजटेड आवर्स अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो बताइए ये कितनी कितनी रेशियो हो गई? ये आ जाएगा 384, ये आ जाएगा 192, और ये भी आ जाएगा 192, और टोटल कितना आया? 768। अब हमें क्या करना है? इसे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसे उठाकर स्टैंडर्ड की रेशियो में या फिर इसे उठाकर बजटेड की रेशियो में यूज करना है। तो बजटेड की रेशियो ज्यादा आसान है, 400 200 200, तो ये रेशियो आसान है। तो अब बजटेड की रेशियो लिख लो, 400/800, 200/800, 200/800। ये बजटेड की रेशियो हो गई, और बजटेड की रेशियो को एक्चुअल आवर्स वर्कड से इनटू कर दो, तो आपके पास रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं 380, 190 और 190। बस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स भी आ गए। यानी हमें ये वाले आवर्स भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लिए ये वाले आवर्स भी इंपॉर्टेंट है, ये वाले आवर्स भी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये वाले आवर्स भी इंपॉर्टेंट है। अब तो बस वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी है। अब इसके बाद तो वेरिएंसेस की कैलकुलेशन रह जाती है। एक दो वेरिएंस कैलकुलेट करके देख लेते हैं, बाकी छोड़ दूंगा, है ना। चलिए पहले बताओ कितने बच्चों को ये टेबल 100% समझ आया? चैट पे लिखो 100%, अगर ये पूरा टेबल समझ आया है। देखो मेरी बात को समझो, मैं करा रहा हूँ इसलिए जब तक आसान है, जब आप खुद करने बैठोगे कहीं गलती होगी। 100% लिखो चैट पे अगर 100% समझ आया है तो। कितने परसेंट समझ आया है वो बता दो, जितने परसेंट आया है वो बता दो। 100 आया है, 80 आया है, 70 आया है, 50 आया है, कितने परसेंट समझ आया है वो लिख दो जरा चैट पे। 100% आया है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक आध बच्चे को छोड़कर बाकी सबको 100% समझ आ गया। इसके ना एक बारी वेरिएंसेस निकाल लेते हैं फास्ट स्पीड में, ठीक है। पहला फॉर्मूला, आप मुझे बताइए लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे आती है, जल्दी बताइए। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलती है? तो आप बोलोगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस सर इस तरीके से निकलती है, ध्यान से सुनो। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है लेबर का स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल रेट। यहाँ पे पेड आवर्स आते हैं, है ना। तो पहले निकलेगा फॉर मेन, फिर निकलेगा, या फॉर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ऐसे लिखो मेन, वुमेन एंड बॉयज, और फिर इन तीनों का टोटल। टोटल लेबर
कॉस्ट वेरिएंस, टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है जी। आइए जी, टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा। मेन के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे 384, स्टैंडर्ड रेट कितना था 1.25, एक्चुअल आवर्स पेड कितने हैं 520 और रेट है 1.20, 192, 192 रेट है 0.80, 0.70, ये रेट मिलना चाहिए था। काम किया है इन्होंने 16 मतलब पेड किए हैं 160 और 120 आवर्स, और रेट है इनका बढ़कर आया है, इनका रेट घटकर आया है। इस तरीके से अब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, खुद से निकल जाएंगी वेरिएंसेस, जल्दी बताओ। इनके आंसर्स निकाल कर टोटल करके ऐसी ही सारी वेरिएंसेस निकाल लोगे, पूरी की पूरी पांचों वेरिएंस निकाल लोगे, पांचों की पांचों वेरिएंस खुद निकाल लोगे। ये जैसे मैंने कॉस्ट के लिए किया है और फिर टोटल निकाला है, ऐसे ही पांचों के लिए करना है। पहले कॉस्ट के लिए, फिर यूजेज यानी एफिशिएंट यूजेज के लिए, एफिशिएंसी भी बोलते हैं, फिर एक्सपेंडिचर के लिए, फिर मिक्स वेरिएंस के लिए, फिर यील्ड वेरिएंस के लिए, सभी के लिए आपने सॉल्व करना है। कर लोगे? शाबाश, ये कर लेंगे बच्चे। और बच्चे कह रहे हैं कि सर हम इसे पूरा निपटा देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हम खुद कर देंगे, आप खाली सोर्स टेबल तक करा दो सर। सर एक बार सोर्स टेबल पूरी बन जाती है उसके बाद तो वैल्यू पुट करनी रहती है, फिर तो हो ही जाएगा। ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा है RSQ, बेटा RSH निकलेगा ना, इसमें RSH निकलेगा, निकाल दिया हमने। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आता है, जो टोटल आवर्स वर्कड हैं अगर उसे सही रेशो में बांटते, इसे अगर सही रेशो में बांटो, यानी इसे सही रेशो में बांटो, तो चाहे स्टैंडर्ड की रेशो ले लो, चाहे आप एक्चुअल की रेशो ले लो, बात बराबर आ जाएगी। स्टैंडर्ड की रेशो लो या एक्चुअल की। चलिए, बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा आपको। आइए पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ना, सोर्स टेबल अच्छे से बनाना, तभी सॉल्व होगा। ऐसे ना छोटे क्वेश्चन 2 मार्क के आते हैं लेकिन मार्क्स खा जाते हैं बहुत बच्चों के। ये 8 मार्क का आ जाएगा वैसे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पार्ट पूछ ले, बट ऐसे कम इन्फॉर्मेशन देके छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो आपसे। पढ़ो, वो आपको कहता है जी, देखिए एक्चुअल लेबर रेट भी बताओ, स्टैंडर्ड आवर्स भी बताओ, लेबर एफिशिएंसी बताओ, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट बताओ पर यूनिट, ये सब चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उसने काफ़ी सारी बातें मांगी हैं। पहले हम अपने हिसाब से चलते हैं, देखो हमारा अपने हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है ना। हमारे को सिर्फ अपना हिसाब समझ आता है, हमारा अपना हिसाब क्या कहता है, अपना हिसाब कहता है जी सोर्स टेबल बनाओ। तो सब ठीक है जी, हम सोर्स टेबल बनाते हैं, जितनी मर्जी टूटी फूटी बने, पूरी बने या ना बने उससे कोई फ़र्क नहीं, हम अपने लिए सोर्स टेबल बनाते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ तो एक ही तरह की लेबर है, तो RSQ का तो कॉलम बनाने की, RSH बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पर्टिकुलर्स लिख दिया, ये हमने बजटेड लिख दिया, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल लिख दिया, और ये हमने एक्चुअल लिख दिया। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा? जी हाँ सर, ये सारी बातें हमें समझ आ गई और अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। ये कहता है द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 6000, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 6000, यानी हमने 6000 यूनिट बनाए और बेच दिए, ये हमें पता लग गया। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर, ध्यान रखना ये पर यूनिट नहीं है, पर आर है, ये यूनिट्स थे, ये पर आर था। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर 8 रुपये है, तो बजटेड के लिए भी 8 रुपये होगा और इसके लिए भी 8 रुपये होगा।
भाई ऑब्वियस सी बात है, जो रेट होगा बजटेड में भी सेम होगा, एक्चुअल में भी बजटेड और स्टैंडर्ड में सेम होगा। स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 6000 यूनिट नहीं दिया है, हमें निकालना होगा। एक्चुअल आवर्स रिक्वायर्ड, मतलब एक्चुअल आवर्स कितने थे, 17092, 17091 17094 आवर्स। अब ये एक्चुअल आवर्स दे रहा है आपको 17094, ये एक्चुअल आवर्स है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने आपको दो तरीके की वेरिएंस दी है, एक दी है एफिशिएंसी वेरिएंस और एक दी है रेट वेरिएंस। एक बात बताओ कॉमन सेंस की, आप पहले रेट वेरिएंस को यूज करो। क्यों सर? क्योंकि रेट वेरिएंस में नंबर लिखा है। अगर मैं आपको बोलूं लेबर रेट वेरिएंस क्या होती है, तो आप मुझे बताओ क्या होती है। तो आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, यही फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, यही तो फॉर्मूला होता है। और इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है कि 68,376 नेगेटिव है। एडवर्स मतलब नेगेटिव है। स्टैंडर्ड रेट हमें 8 पता है, एक्चुअल रेट नहीं पता, लेकिन एक्चुअल आवर्स पता है, लेकिन हमें एक्चुअल आवर्स पता है। मेरी बात को समझो, हमें एक्चुअल रेट नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड रेट यानी बजटेड रेट तो पता है और एक्चुअल आवर्स तो पता है। अब इसे अगर पुट करूं तो एक्चुअल रेट आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसे, इसे सॉल्व कर लो। तो इसे सॉल्व करके बेटा आपके पास एक्चुअल रेट आ जाएगा 12 रुपीज़। ये सॉल्व तो खुद कर लोगे, इतना तो कर ही लेते हो। कैसे? इस फिगर को इस फिगर से डिवाइड कर दो तो 4 रुपीज़ आ जाएगा। फिर ये -4 उठ के उधर आ जाएगा, +4 एक्चुअल रेट इधर आ जाएगा, ये एक्चुअल रेट 12 रुपीज़ आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ आ गई कि एक्चुअल रेट आ जाएगा 12। लो जी, हमने एक्चुअल रेट 12 निकाल के लिख दिया। ठीक है। अब हमें एक वेरिएंस और पता है, हमें लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस ऑलरेडी पता है। अच्छा, लेबर की एफिशिएंसी पता है, कितनी पता है लेबर की एफिशिएंसी? वो ये कहता है, अच्छा मेरी बात को ध्यान रखना, ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं है, लेबर एफिशिएंसी है, लेबर एफिशिएंसी, और ये परसेंटेज में गिवन है। तो बेटा लेबर की एफिशिएंसी क्या होती है? लेबर की एफिशिएंसी का मतलब होता है कितनी देर वाला काम कितनी देर में किया आपने, कितनी देर वाला काम आपने कितनी देर में किया। बेसिकली मैं ये कहूँ कि आप या फिर कितने यूनिट बना सकते थे, कितने यूनिट बनाए, ऐसे देखा जाता है। अब यहाँ पे यूनिट तो सेम ही रहेंगे क्योंकि यहाँ 6000 है तो यहाँ भी 6000 रहेंगे। ठीक है जी। और लेबर एफिशिएंसी का उसने परसेंटेज दी हुई है 105.3, यानी हम अच्छे एफिशिएंट है, हमारे वर्कर्स ने टाइम बचाया है, हमारे वर्कर्स ने टाइम बचाया है। एक काम आप करो, आपको ना इसके लिए लेबर एफिशिएंसी के 2 फॉर्मूलाज लिख लेने चाहिए, नोट्स में ही लिख लो, ताकि नोट्स वाली जगह लिखोगे तो हमेशा याद रखोगे, वरना भूल जाओगे। कंसेप्ट नंबर 7 बना लेंगे हम ये। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला हो गया लेबर एफिशिएंसी का, किसका फॉर्मूला हो गया? लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो लेबर एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला तो ये होता है कि आप ऊपर रखो एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब आउटपुट हो। इसका एक फॉर्मूला और होता है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100, जब आवर्स बेस्ड करना होता है। ये दो फॉर्मूले हैं। अगर हम एफिशिएंसी यूनिट से निकाल रहे हैं तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड यूनिट लिखेंगे, आउटपुट लिखेंगे। बट इस क्वेश्चन में तो एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट बराबर है, क्योंकि जितनी 6000 है उसी को स्टैंडर्ड मान रहे हैं, तो फिर वो तो बात नहीं बनेगी। इसलिए वो आर्स वाले फॉर्मूला से यूज होगा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो इस क्वेश्चन में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? स्टैंडर्ड आर्स बाय एक्चुअल आवर्स इंटू 100 इज इक्वल टू 105 पॉइंट कितनी परसेंटेज थी? 3। और इसमें से हमें एक्चुअल आवर्स पता है तो स्टैंडर्ड आवर्स निकल आएंगे। 17094 इंटू 100 इज इक्वल टू 105.3%। तो बताओ बेटा, आप इससे स्टैंडर्ड आवर्स कितने निकल जाएंगे आपके पास, बताइए।
बोलिए जी, इतनी बातें आपको समझ आती हैं मैंने क्या कहा? यानी इतने आवर्स आ जाएंगे, वो अप्रोक्सीमेट करके आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 18,000 आवर्स। आप इसे अप्रोक्सीमेट करके 18,000 आवर्स भी लिख सकते हो। कितने बच्चों को समझ आ गया? थैंक यू। रशदा लक्ष्मीधर चैट में लिख रहे हैं, सर ऑल पीपल इन दी सी ए इंटर, आई रिकमेंड यू टू टेक ऑल सी एफ एम क्लासेस फ्रॉम हिम ओनली, आई रिग्रेट नॉट टेकिंग। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने कहीं और से भी ली हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, फिर भी आप मेरी रिवीजन अटेंड कर सकते हैं। और मैंने रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दी हैं इसी चैनल पे, आप सी ए फाइनल ए एफ एम की रिवीजन वीडियोस को यूज़ करें। कोई और अगर कोई भी डाउट होता है, भले ही आप मुझसे नहीं भी पढ़े हो, तो भी आप मुझसे आके डाउट पूछ सकते हो, आप घबराएं नहीं। चलिए जी, ज़रा जल्दी से बताइए, क्या आपको लेबर एफिशिएंसी के बारे में बात समझ आती है मैंने क्या कहा? क्या आप सभी को लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से समझ आया ना हमने कैसे निकाला? एफिशिएंसी की मदद से हमने स्टैंडर्ड आवर्स निकाल दिए 18,000। वैसे एक बात बताओ, अगर मुझे ये 18,000 आवर्स पता लग गए, तो आपको नहीं लगता, देखो बजटेड कॉलम की तो इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, तो उसे इग्नोर कर दो, ये तो वर्किंग नोट है ना, वर्किंग नोट में उसे इग्नोर किया जा सकता है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड भी है, एक्चुअल भी है, जो मांगेगा निकाल देंगे, बात खत्म। अब एक बात आओ, उसने क्या पूछा था? एक्चुअल लेबर रेट पर आवर कितना आया था? एक्चुअल लेबर रेट पर आवर 12 रुपीज़ आया था। स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 6,000 यूनिट, 6,000 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने आ रहे हैं? 18,000 आवर्स। फिर वो कहता है लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ। तो बेटा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, यानी 18,000 माइनस 17094 इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट इज 8, इसे निकाल लेना, पॉजिटिव आ जाएगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट? पर यूनिट की लेबर कॉस्ट कितनी है? पर यूनिट की लेबर कॉस्ट, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। जो अगर आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक है आसान बिना सोचने वाला तरीका, कैसे? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, उसे डिवाइड बाय 6,000 कर दो, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। वरना आर्स निकाल के भी कर सकते हो, वैसे आसान तरीका यही है। ज़्यादा आसान तरीका क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने का? ये स्टैंडर्ड आर्स है, ये स्टैंडर्ड रेट है, डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर पर यूनिट आ जाएगी। और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आ जाएगी? 17094 इंटू 12, ये एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल आवर्स एक्चुअल रेट, ये एक्चुअल कॉस्ट है, डिवाइड बाय 6,000 कर दो, तो ये एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। कितने बच्चों को ये तरीका समझ आया कि मैंने स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली है और एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली है, पर यूनिट की लेबर कॉस्ट कैसे निकाली है? क्या आप सभी को ये बात समझ आई मैंने क्या कहा? देखिए मैं दोबारा बोलता हूं, हमने स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे निकाली? पहले टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली और टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया। यहां टोटल एक्चुअल कॉस्ट निकाली और टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो ये पर यूनिट की कॉस्ट आ गई। समझ आ गया? अगर ये मान लो 8 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आराम से आप 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ आ गया? ओके लिख दो तो हम आगे मूव कर जाएंगे। जल्दी से चैट पे ओके लिख दो। ओके लिखते ही हम आगे मूव कर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ये हमारा, अब ना मैं एक फिक्स्ड ओवरहेड ये वाला कराना चाहता हूँ, सिक्स वाला, पहले सिक्स क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो कि फिक्स्ड ओवरहेड की सारी वेरिएंसेस पूछ रहा है, सातों की सातों वेरिएंसेस पूछ रहा है। आइए ज़रा मेरे साथ साथ चलिए, ध्यान से पढ़िएगा, फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? देखिए एक होता है बजट, एक होता है एक्चुअल, ठीक है? अब वो कहता है नंबर ऑफ वर्किंग डेज, हमने सोचा था कि 25 डेज काम करेंगे लेकिन हमने 27 डेज कर लिया, ज़्यादा दिन काम कर लिया। इसमें इसमें फेवरेबल आएंगी, इसमें कैलेंडर वेरिएंस वगैरह फेवरेबल आ जाएगी, ठीक है? आइए मेरे साथ पहले सोर्स टेबल बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का यही मानना है कि सर सोर्स टेबल अगर बन जाती है ना, फिर तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, उसके बाद तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम बचता नहीं है। देखिए बजटेड, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, एक्चुअल, ये हो गई सोर्स टेबल 1।
इसमें दो तरह की सोर्स टेबल बनती हैं। आप यहां लिखते हो पर्टिकुलर्स, यहां लिखते हो बजटेड, यहां लिखते हो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, और यहां लिख देते हो एक्चुअल। ठीक है सर। अब ये इकलौता होता है इसमें टोटल कॉलम भी दिखाना ज़रूरी है और बजटेड कॉलम दिखाना भी ज़रूरी है। यहाँ आप लिखोगे फिक्स्ड ओवरहेड। ये होती है हमारी पहली सोर्स टेबल। ठीक है, फिर एक और सोर्स टेबल बनाई जाती है नीचे, सोर्स टेबल 2, जिसमें हम तीन चीज़ें दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं बजटेड आवर्स, फिर दिखाते हैं पॉसिबल आवर्स, फिर दिखाते हैं एक्चुअल आवर्स। बजटेड, पॉसिबल एंड एक्चुअल आवर्स। ठीक है, अब देखिए हमने 25 डेज काम करने का सोचा था और प्रोडक्शन इन यूनिट्स 20,000 एंड 30,000 ओवरहेड। तो देखो मेरी बातों को समझो, हमने सोचा था कि 30,000 रुपीज़ लगेंगे, 20,000 यूनिट्स बनेंगे अगर 25 दिन काम होगा तो। ठीक है, 22,000 यूनिट बन गए और 31,000 रुपीज़ का खर्चा हो गया, यानी एक्चुअल खर्चा हो गया 31,000 और यूनिट बन गए 22,000। तो हमें अब स्टैंडर्ड भी 22,000 यूनिट्स के लिए बनाना चाहिए। ये तो हमें पता है कि अगर हमें इससे ये बनाना चाहिए, इसकी मदद से ये बनाना चाहिए। क्या मेरी बातें आपको क्लियर है? मैं दोबारा दोहरा देता हूं, इसकी मदद से आपने ये डिराइव किया और इसकी मदद से आपने ये डिराइव किया। ठीक है जी। फिर आ जाता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इज 1 रुपी पर आवर। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इज 1 रुपी पर आवर, इसका रेट है 1 रुपी पर आवर। एक बात बताइए, अगर इसका रेट है 1 रुपी पर आवर तो ये भी 1 रुपी पर आवर हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे 30,000 आवर्स हुए। बेटा 30,000 आवर्स होंगे, 1 रुपी पर आवर का रेट होगा, तभी तो 30,000 का टोटल आएगा। बताओ, अगर 30,000 का टोटल है तो 1 रुपी का रेट है, तो यहाँ तो 30,000 आवर्स ही तो आने चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ आ गई। ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल आवर्स वर्कड वर 31,500। एक्चुअल आवर्स वर्क थे 31,500। तो वो ये कह रहा है एक्चुअल आवर्स थे 31,500 आवर्स। लो जी, अब हम एक्चुअल रेट भी अगर चाहें तो निकाल सकते हैं इन दोनों को डिवाइड करके। दिस डिवाइडेड बाय दिस से एक्चुअल रेट आ जाएगा 0.9 समथिंग समथिंग, जो भी आना होगा। ठीक है ना? ठीक है सर, हमें एक्चुअल रेट भी समझ आ गया। अब एक बात बताओ, अगर 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए 30,000 आवर्स चाहिए थे तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कितना हुआ? आप लिखोगे बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो यहां कितने आवर्स खर्च होंगे? करो जरा, मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 22,000 इंटू एक्चुअल आउटपुट कर देते ना। करो इसे डिराइव, कितना आ रहा है? 33,000 आवर्स आ रहा है। ये भी आपको क्लियर हो गया। तो 33,000 इंटू 1, ये भी 33,000 रुपीज़ होगा। ये भी क्लियर हो गया हमें। ठीक है जी। वैसे मैं आपको सच सच बताऊं तो 3 वेरिएंसेस तो अभी आपके सामने निकली पड़ी हैं। 3 वेरिएंसेस तो आपके सामने एकदम टेबल पे पड़ी हैं। बताओ कौन कौन सी? इसमें से इसे माइनस करो तो कॉस्ट वेरिएंस, इसमें से इसे माइनस करो तो वॉल्यूम वेरिएंस, इसमें से इसे माइनस करो तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कितने बच्चों को समझ आ गया कि 3 वेरिएंस तो हमारे सामने है? देखो, यानी कॉस्ट वेरिएंस कितनी है? 2,000 पॉजिटिव, वॉल्यूम वेरिएंस -3,000, नहीं वॉल्यूम वेरिएंस 3,000, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस -1,000। 3 वेरिएंस है, ये कॉस्ट, ये वॉल्यूम और ये एक्सपेंडिचर, 3 तो सामने ही आ गई। अब इधर देखो, हमारे बजटेड आवर्स कितने हैं? 30,000। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 31,500। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने हमें डेज बता रखे हैं कि हमने बजट में सोचा था कि हम 25 डेज काम करेंगे, बट एक्चुअल में हमने 27 डेज काम किया है।
हमने बजट में सोचा था कि हम 25 डेज काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमने 27 डेज काम किया है। तो अगर एक्चुअल में 27 डेज हैं तो यहाँ तो 27 डेज आने चाहिए। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में हमें ये पता है पर डे के मशीन आवर्स कितने हैं? पर डे के मशीन आवर्स कितने हैं ये निकाले जा सकते हैं कैसे? अगर मैं ये कहूँ कि 30,000 आवर्स हैं 25 डेज में, तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर लूँ तो हमारे मशीन आवर्स कितने आ जाएंगे बताइए? 1200। अब ये इधर अप्लाई कर दो कि अगर मशीनें ठीक से चलती 27 दिन तो कितनी आउटपुट हो सकती थी। अगर मतलब है कि अगर सभी मशीनें अच्छे से चलती, अगर 25 दिन की जगह 27 डेज प्रोडक्शन होती और 1200 मशीन आवर्स प्रोडक्शन होती तो कितने आवर्स प्रोडक्शन होती? तो पॉसिबल आवर्स आ जाता 32,400। अब मेरी बात को समझिए, इन दोनों के बीच का गैप है कैलेंडर वेरिएंस, इन दोनों के बीच का गैप है कैलेंडर वेरिएंस, इन दोनों के बीच का गैप है रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, और इन दोनों के बीच का गैप होता है कैपेसिटी वेरिएंस। तो ये तीनों अलग अलग आपको निकाल के दिखानी है। एफिशिएंसी भी निकाल दोगे। कितने बच्चों को लगता है कि सर आप छोड़ दो, अब इसके बाद कैलकुलेशन का काम हमारे पे छोड़ दो, कैलकुलेशन हम खुद कर लेंगे, आप खाली सोर्स टेबल बनाओ सर, सर आप खाली सिर्फ सोर्स टेबल बनाओ, आगे का हम कर लेंगे, आगे की हमें टेंशन नहीं है, हो जाएगा। कितने बच्चों को लगता है कि अब हो जाएगा? चलो मैं आगे फिर, चलो बेटे जल्दी बताइए, क्या इससे आगे बढ़ जाऊं फिर मैं? बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे सर अब मैनेज कर लेंगे हम, एक्चुअल रेट भी अगर चाहिए हो तो आप निकाल सकते हो बेटा, इन दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हो ना, ठीक है ना? तो ये भी हो गया हमसे। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि एग्जाम में आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, है ना? ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे ये सितंबर 2024 के एग्जाम में पूछा गया, पढ़ोगे ना अच्छे से? आइए क्वेश्चन नंबर 9, इसे अच्छे से पढ़ते हैं पहले, देखते हैं, मतलब मैं इसके सोर्स टेबल बना दूंगा, अगर आपको लगेगा उसके बाद कैलकुलेशन की जरूरत है तो मैं कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा, ठीक है? आइए मेरे साथ सुनिए जी। अच्छा मेरी एक बात को समझना, आईसीआई बहुत बार ना स्टैंडर्ड को ही बजटेड बोल देता है, तो उसके जाल में मत फंसना, वो स्टैंडर्ड को ही कई बार बजटेड बोल देता है, आप फंसना मत उसके जाल में, ठीक है ना? समझ जाना कि बजटेड अलग क्वांटिटी के लिए हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल तब होता है जब एक्चुअल क्वांटिटी के बराबर के लिए हो। देखिए वो कहता है बीजी कंपनी प्रोड्यूसेस अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड सोल्ड इन द पैकेट ऑफ 10 kg, हम 10 kg का एक पैकेट बनाते हैं और बेचते हैं, ठीक है? द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर पैक मतलब है पर 10 kg, ये पर 10 kg की कॉस्ट है। आपको ये बात समझ आ रही है? क्यों? अगर मैं बोल रहा हूं पर पैक की कॉस्ट है, पर पैक, तो इसका मतलब ये पर 10 kg की कॉस्ट है। वो ये कहता है कि देखिए हमारे ये खर्चे लगते हैं, जब हम 10 किलो आउटपुट बनाते हैं ना, तो हमारा इनपुट लगता है ए, इनपुट लगता है बी, फिर लेबर लगती है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 1600 पैकेट्स ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है? 1600 पैकेट हमने बनाए। एक्चुअल डेटा फॉर द मटेरियल इज दिस, इतना इतना खर्चा हुआ। लेबर हमने दो तरह की रख ली, देखो पहले लेबर एक ही तरह की थी, लेकिन एक्चुअल में लेबर दो तरह की आ गई, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड डेटा था, बेसिकली बजटेड डेटा था। आप ये मानो कि ये हमारा बजटेड डेटा था, लेकिन ये जो एक्चुअल डेटा है इसमें दो तरह की लेबर आ गई। इसमें मज़ेदार हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना? फिर वो कहता है कि देखो मेरे लिए सारी वेरिएंसेस निकालो, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेज, मिक्स, यील्ड, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर आइडल टाइम। बहुत अच्छे से उसने 9 वेरिएंसेस आपसे पूछ ली और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है ना? अगर आपका टेबल अच्छा बन गया तो ये सब निकालना पॉसिबल है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। अगर आपका सोर्स टेबल अच्छा बना तो ये आप सब निकाल लोगे, और अगर सोर्स टेबल अच्छा नहीं बना फिर फंस जाओगे। चलो मेरे साथ सोर्स टेबल की तरफ बढ़ो। सुनिए अच्छे से, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। सॉल्यूशन नंबर 9, हम बात करते हैं
अब यहाँ पे हमें सोर्स टेबल भी दो अलग अलग बनाने पड़ेंगे, एक मटेरियल के लिए, एक लेबर के लिए। पहले मैं सोर्स टेबल बनाता हूँ मटेरियल के लिए। एक ही तरह का मटेरियल है तो इसमें आर एस क्यू तो बनेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। पर्टिकुलर्स, बजटेड, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एंड एक्चुअल। ठीक है सर, हमें ये बातें समझ आ रही हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आ रही है ना। हम दो तरीके के नहीं, इसमें दो तरीके के रॉ मटेरियल, तो आर एस क्यू निकल सकता है। वैसे मांगी है उसने मिक्स, मैंने गलत बोला कि एक ही तरीके का मटेरियल है। मैं पिछले क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज हो रहा था। दो मटेरियल है बेटा, तो आर एस क्यू भी निकलेगा, निकलेगा। चलिए पढ़िए। मटेरियल ए 4 kg, मटेरियल बी 8 kg, 50 और 40 रुपीज़ का आता है। ये लगता है 4 kg, ये लगता है 8 kg, और ये 50 रुपीज़ का आता है बेटे, और ये 40 रुपीज़ का आता है। सर अब आप बोलोगे टोटल आउटपुट तो 12 kg है। जी हाँ, लेकिन टोटल इनपुट 12 kg है, लेकिन आउटपुट 10 kg होती है, क्योंकि 10 kg 1 पैकेट के बराबर होती है। क्योंकि आउटपुट 10 kg है और 10 kg 1 पैकेट के बराबर है। ठीक है, हमने एक्चुअली में कितने आउटपुट करे हैं पता है आपको? एक्चुअली में हमने 1600 पैकेट्स बनाए हैं, बनाए भी हैं, बेचे भी हैं। बनाए भी उतने, बेचे भी उतने, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। 1600 पैकेट कह रहा है वो, ध्यान से समझो। वो आपको बोल रहा है 1600 पैकेट, यानी 16,000 kg। ऐसे भी कह सकता हूं मैं बेटा, 1600 पैकेट यानी 16,000 kg बनाया हमने आउटपुट। ठीक है, ठीक है सर, ये बात हमें समझ आ रही है अच्छे से, यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने 1600 पैकेट्स बना दिए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 4/1 इंटू 1600, यहाँ पे आप बोलोगे 8/1 इंटू 1600। देखो 4 kg लगता था एक पैकेट के लिए, तो 4/1 इंटू 1600 पैकेट, 8/1 इंटू 1600 पैकेट। तो कितना इनपुट लगना चाहिए था? कितना इनपुट लगना चाहिए था? एक बच्चे ने कहा 6400 और 12,800 इनपुट लगना चाहिए था। यहाँ 50 रुपये है, यहाँ 40 रुपये है। कोई डाउट? बोलिए मेरे बच्चे, क्या आपको सबको ये बातें समझ आती हैं मैंने क्या कहा? जल्दी बताइए, क्या आप सभी को ये बात समझ आती है मैंने क्या कहा? नो डाउट? कोई डाउट तो नहीं है जी? आपने कहा सर कोई डाउट नहीं है, हमें यहां तक की बातचीत क्लियर है। ये आ गया जी हमारा सोर्स टेबल मटेरियल के लिए। देखिएगा, अब एक्चुअल की बात करते हैं। एक्चुअल में क्या लगाया हमने? 7,040 और 12,500। किस रेट पे खरीदा? 40 और 45। इनका टोटल करिए, 19,500। और अच्छा एक बात हो, इसे किस रेशियो में बांटूं? मैं क्या बोलता हूं, इसे मैं स्टैंडर्ड रेशियो में भी बांट सकता हूं और इसे बजटेड रेशियो में भी बांट सकता हूं। बजटेड रेशियो आसान है तो बजटेड रेशियो में बांट देता हूं। तो बताइए क्या होगा? यहां पे होगा 4/12 इंटू 19,500,
यहाँ पे होगा 8/12 इंटू 19,500। बताइए बेटा, आप मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की वैल्यूज बताइए। आर एस क्यू कितना होगा आपका? आर एस क्यू जल्दी बताइए। एक बच्चे ने कहा कि आर एस क्यू होगा 6,500 और 13,000। कितने बच्चों को लगता है कि सर अब हमारे पास सारा डेटा है? देखो, हमें यही सब चाहिए होता है, सच बताऊं तो यही सब चाहिए होता है। कैसे? हमें सच बताऊं क्या क्या चाहिए होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट और आर एस क्यू, यही तो चाहिए होता है। कितने बच्चों को लगता है कि पहले 5 पार्ट्स जो हैं वो हम अब खुद कैलकुलेट कर लेंगे? मतलब मटेरियल की कॉस्ट वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, ठीक है ना, रेट वेरिएंस, एफी और साथ ही साथ मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। अब आप खुद कर सकते हो, ये 5 फॉर्मूले आप खुद कर सकते हो, पहले 5 पार्ट आप खुद कर सकते हो। कर लोगे? कितने बच्चों को लगता है कि अगर एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता, अब तो पुराना हो गया ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आप ठीक कर लेते? कितने बच्चों को लगता है कि हाँ सर, अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया होता तो मैं ठीक कर लेता, मैं गड़बड़ ना करता? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कि आपको यहाँ तक की ये बातें समझ आ गई हैं। ऑब्वियसली ये नॉर्मल लॉस है। एक बच्चा कह रहा है आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एक बात बताओ, आपने इनपुट लगाया 12 किलो और आउटपुट आ रही है 10 kg, तो ये नॉर्मल लॉस है। यानी वो स्टैंडर्ड में ही, मतलब जब हम बजट बना रहे हैं तभी वो बता रहा है कि बेटा बजट ही ऐसे बनाना कि 12 किलो, जैसे चाय बनाओगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 2 कप पानी और 2 कप दूध डालते हो तो जो चाय बनेगी वो 3 कप बनेगी। तो ये नॉर्मल लॉस है। अब इससे ज़्यादा नॉर्मल वो क्या बोले कि भैया जब ज़्यादा इनपुट लग रहा है और आउटपुट कम आ रहा है तो नॉर्मल लॉस है। साफ ही बता रहा है, और क्या बोले? इससे ज़्यादा कोई घर आके थोड़ा ना बोलेगा। क्लियर इंडिकेशन है कि ये नॉर्मल लॉस है, क्योंकि इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहा है ये होगा, बजट में ही ऐसा होगा। तो जब बजट में ही किसी चीज़ का नुकसान करवा रहा है तो वो नॉर्मल लॉस है। एक्चुअल होता तो वो अलग होती, फिर यहाँ पे आइडल टाइम का कॉस्ट कॉलम बनता। सुनिए, अब लेबर की बात करते हैं। लेबर टफ है इस क्वेश्चन में, लेबर थोड़ी सी टफ है, लेबर के लिए सोचना पड़ेगा। आइए हम एक और सोर्स टेबल बनाते हैं लेबर के लिए। देखिए, यहाँ आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ आप लिखोगे बजटेड, यहाँ पे आप लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, और यहाँ पे आप लिखोगे एक्चुअल। और एक्चुअल में भी काफ़ी सारे कॉलम आएंगे, पेड, आइडल टाइम, वर्कड, फिर एट द रेट, है ना, ये सारे कॉलम आएंगे। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही है मैंने क्या कहा। सुनिए, हमें 1 यूनिट के लिए जब 10 kg यानी एक पैकेट बनाना है, अगर आपने एक पैक बनाना है तो उसके लिए कितनी लेबर चाहिए? वो कहता है एक पैक बनाने के लिए 6 आवर्स 20 रुपीज़ वाली लेबर चाहिए। 6 आवर्स 20 रुपीज़ वाली लेबर चाहिए होती है जब एक पैक बनाना हो। एक, हमने कितने पैक बनाए थे? 1600 पैक्स। तो यहाँ पे भी 1600 पैक्स होने चाहिए। तो ये निकाल लो। तो आप बोलोगे 6/1 इंटू 1600 कितने हो गए बेटा? 9600 आवर्स। क्या आपको बजटेड और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल तो समझ आ गया? ठीक है जी सर, ये बात तो समझ आ गई हमें। अब आगे देखते हैं। वो कहता है देखिए, स्किल्ड लेबर जो थी, 2 तरह की लेबर रख ली हमने, एक स्किल्ड और एक सेमी स्किल्ड। अच्छा जी, अब हमने पंगा कम कर दिया क्या कि हमने लेबर, देखो लेबर होनी तो एक ही टाइप की चाहिए थी, लेकिन हमने 2 तरह की लेबर रख ली। अब एक्चुअल में जाके 2 तरह की लेबर रखी है। बजट में नहीं था, बजट में एक ही तरह की लेबर थी, स्टैंडर्ड में एक ही तरह की लेबर थी, हमें करनी एक ही तरह की लेबर हायर थी, लेकिन हमने रख ली 2 तरह की लेबर। कौन कौन सी? स्किल्ड भी रख ली और सेमी स्किल्ड भी रख ली। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों लेबर रख ली, ठीक है। 6000 आवर्स
पेड, अब इंग्लिश में पढ़ना सीखते हो, पेड, पेड का मतलब क्या होता है, इतने आवर्स उन्होंने काम नहीं किया, इतने आवर्स के लिए हमने उन्हें पे किया है, 6,000 और 4,000। बेटा इन्हें 6,000 आवर्स के लिए पे किया है, इन्हें 4,000 आवर्स के लिए पे किया है, और इनका रेट है 25 और 20, 25 और 20, इनका रेट है 25 और इनका रेट है 20, मतलब जो भी इन्हें पर आवर का पैसा दे रहे हैं ना हम अपना, पर आवर का इतना इतना पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, वो कहता है 5% ऑफ द टाइम पेड वॉज लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस, 5% एबनॉर्मल रीजंस की वजह से हमारा खराब हो गया था, तो 5% टाइम ऑफ द पेड खराब हो गया था, तो इसका 5% कितना होता है बेटा, इसका 5% होता है 300, इसका 5% होता है 200, वो माइनस हो जाएगा, तो आवर्स वर्कड कितना हो गया 5,700 एंड 3,800, ठीक है। अब देखिए वो कहता है कि कॉस्ट वेरिएंस निकालो, रेट वेरिएंस निकालो, एफिशिएंसी और आइडल टाइम, बस ये चारों मैं निकलवा देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस, तो पहले हम 6th फॉर्मूला लगाते हैं, बताइए 6, उसने हमसे क्या पूछा है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, आप मुझे बताएंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, क्योंकि इसमें आपकी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि गड़बड़ कैसे हो जाएगी, यहाँ एक ही तरह की लेबर है, यहाँ दो तरह की लेबर है, इसमें फंस जाओगे, इसलिए मुझे कराने दो। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, बेटा लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, है ना, और वो भी पेड कॉस्ट होती है, वर्कड कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी, हम कहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 9,600 इंटू 20, लेकिन इसमें से एक्चुअल कॉस्ट कितनी है हमारी, देखो हमने 6,000 आवर्स पे किए हैं 25 के रेट पे, और 4,000 आवर्स पे किए हैं 20 के रेट पे, यानी हमने 6,000 आवर्स 25 के रेट पे पे किए हैं, 4,000 आवर्स 20 के रेट पे पे किए हैं, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है। तो हम इस टोटल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, हमारे पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी, लेबर कॉस्ट आ जाएगी, वो आप मुझे बता सकते हो, निकाल कर दिखा सकते हो कि कितना आ रहा है, वो आप मुझे बता दीजिए। ये आ गई हमारी 4th पॉइंट, है ना। अब सॉरी 6th पॉइंट, 7th पॉइंट क्या है, 7th पॉइंट है हमारे लिए लेबर रेट वेरिएंस। अब देखिए लेबर की रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, देखिए बेटे अब इसमें दो तरह के वर्कर थे, तो दो बार कैलकुलेट होके ऐड होगी। अब आप स्टैंडर्ड रेट बताओ, स्टैंडर्ड रेट तो 20 था, लेकिन एक्चुअल रेट एक बार 25 था और एक बार 20 था, जब 20 था तब तो वो 0 ही हो जाएगा, और इन दोनों आंसर्स को ऐड करेंगे, तो देखिए स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड देखे जाते हैं, तो ये 6,000 आ जाएंगे, और यहाँ पे 4,000 आ जाएंगे, तो आंसर इसका तो 0 ही हो जाएगा। तो बेटा 20 माइनस 20, देखो ना 20 माइनस 20 इंटू 4,000, 20 माइनस 25 इंटू 6,000, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट एक ही है दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी स्टैंडर्ड रेट एक ही है दोनों का, तो इसका आंसर तो -5 इंटू 6,000, तो -30,000 आएगा, यानी 30,000 एडवर्स आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आती है, वो एडवर्स लिख देंगे हम इसे, माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखने की जगह उसके साथ एडवर्स लिख देंगे, समझ गए आप, ठीक है। अब वो कहता है कि जी आप मुझे 8th फॉर्मूला भी बताओ। 8th फॉर्मूला था लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, अब लेबर की एफिशिएंसी कैसे आती है आप मुझे बताएं। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्कड देखते हैं यहाँ पे, याद है ना, एक्चुअल आवर्स वर्कड देखते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे हमारे 9,600, और एक्चुअल आवर्स वर्कड, अब इन दोनों को टोटल कर लो, क्योंकि दोनों का रेट देखो स्टैंडर्ड रेट तो दोनों का सेम ही है, तो इकट्ठे कर दो दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा 9,500, और स्टैंडर्ड रेट कितना है 20, तो इसका आंसर 200 आ जाएगा, ठीक है जी।
नहीं 100 था ना, 2000 आ जाएगा, लेकिन फेवरेबल आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और रह गया अभी, नाइन्थ फॉर्मूला। नाइन्थ फॉर्मूला में तो आइडल टाइम वेरिएंस था, वो तो आसान होता है। बताइए जी, आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? आइडल वेरिएंस क्या होती है? वो तो जितने टाइम हमारे वेस्ट हो गए थे, इन दोनों का टाइम वेस्ट हो गया था ना, तो उनको ऐड कर दो। तो 300 आवर्स 25 रुपीज़ वाले वेस्ट हो गए थे, 200 आवर्स 20 रुपीज़ वाले वेस्ट हो गए थे। अच्छा नहीं, सॉरी, स्टैंडर्ड रेट से आना चाहिए, मैंने एक्चुअल रेट यूज़ कर दिया, गलती कर दी मैंने। तो 300 आवर्स पे भी स्टैंडर्ड रेट अप्लाई करो, स्टैंडर्ड रेट था 20, और 200 आवर्स पे भी 20 का रेट अप्लाई करो। तो ये कितना हो गया? 10,000 का हमारा, और ये हमेशा एडवर्स होता है, ये हमेशा एडवर्स होता है, याद रखना। आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स, आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स। क्या ये सभी बातें आपको समझ आ गई? आपको मैंने क्या कहा? इज इट ऑल एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? देखिए, मैंने ना जानबूझ के सिर्फ वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने तो खुद ही 50 क्वेश्चन करा रखे हैं क्लास में, तो इंपॉर्टेंट तो ये सारा ही है। बट आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करने चाहिए, पहले ये 9 क्वेश्चन करने चाहिए, उसके बाद मॉड्यूल वगैरह करो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद कुछ मत पढ़ा करो, पढ़ो बेटा, ज़रूर पढ़ो, बट स्टार्ट इससे करो, स्टार्ट इन सेशन से करो। इन सेशंस की स्टार्ट करोगे तो फ्लो बन जाएगा, स्पीड में कर पाओगे, गलतियां कम होंगी। अब जो रिवीजन शायद आप खुद मे बी आधे दिन में करते हो, मेरे साथ 2 घंटे में कर लोगे, ये फ़ायदा होगा। आई होप आपको इस रिवीजन का पर्पस समझ आ रहा है। ये पहली बात तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर एक बच्चे को बहुत कम आता है तो खाली वो इतना ही पढ़कर जाए, स्टडी मैट साथ में करके जाए, तो भी बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। बट कम से कम इतना तो पढ़ के जाए ना, इतना तो कम से कम पढ़ के जाए, ये बेस लेवल है। कर लोगे बचे हुए क्वेश्चन, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। अंशुमन, अगर आपने मेरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट कहाँ से मिलेगी आपको? वो मिलेगी आपको जब आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, cnitinguru.com पे, वेबसाइट पे फ्री रिसोर्स वाले सेक्शन में चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा आपको। इतना पढ़ लो अच्छे से। कल मैं मार्जिनल पढ़ाने वाला हूँ आपको, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है ना, कोई छुट्टी मत ले लेना गलती से भी, ठीक है जी। कल मिलेंगे हम मार्जिनल कॉस्टिंग में, मतलब मैं बड़े बड़े चैप्टर कराऊंगा, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, पहले ये सब बड़े बड़े वाले टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। चलिए, आई सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम। बेटे, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे रखी है प्रिया, मेरी वेबसाइट पे गिवन है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पुराने एडिशन की बुक है तो भी वो यूज़ कर सकते हैं, उसी हिसाब से बनाई गई है कि आपको दिक्कत ना हो। ब्रह्मास्त्र प्लस मस्ट रिवाइज क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, कल मिलेंगे, बाय बाय। और मस्ट रिवाइज की लिस्ट कहाँ मिलेगी? वेबसाइट पे, फ्री रिसोर्स में, मेरी वेबसाइट पे जाओ cnitinguru.com, उस पर फ्री रिसोर्स वाले सेक्शन पे मिल जाएगी। बाय बाय।